टेलीविजन की दुनिया है या डिजिटल, ये जन सामान्य के लिए ननको समझ पाए कि उसकी मन की बात हुई, रज्जाक समझ पाए कि उसके मन की बात हुई, तब तो आप जनता तक पहुंचेंगे। अदरवाइज पूरी रात बारिश हुई, बाल्टी उल्टी थी, पानी आया नहीं, सुबह रोना पीटना। कांग्रेस में कोई बेचारा बहुत प्रभावशाली इसलिए नहीं मैं कहूंगा क्योंकि वो सब नेहरू जी और इंदिरा जी की छाया में। भाई गोविंद वल्लभ पंत जब कुछ उत्तर प्रदेश में जमे तो पंडित जी ने उनको हटा दिया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने किसी मुख्यमंत्री को 5 साल पूरे नहीं करने दी। हाँ, किसी को नहीं करने दी। आपको याद होगा कल्याण सिंह के नेतृत्व में जीता भाजपा जी, और वो जीती थी तब जब सबका साथ सबका विकास नहीं चल रहा था। हाँ बिल्कुल नहीं। वो कह रहे थे गर्व से कहो हम हिंदू। गर्व से कहो हिंदू। उस दौर में 222 सीट थी, छोटी जीत नहीं। चरण सिंह जी जब राजनीति के उसमें थे, शिखर पर थे। मुलायम सिंह, शरद यादव तो बच्चे थे वहाँ बाहर बैठने वाले। शरद यादव, मुलायम सिंह, देवीदास, वीरू पटनायक, शरद जोशी, इस तरह के लोग तो उनके शिष्यत्व में बैठते। उनके पुत्र ने क्या किया? भारत में अगर आप मुझसे कहें सबसे सेंसिटिव मुद्दा कौन सा, तो मैं कहूँगा धर्म से भी कई गुना ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा रिजर्वेशन, पॉलिटिकल। एक बार मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा, भाई अग्निहोत्री जी एक बात बताओ, हम बड़े नेता के कल्याण से, मैंने कहा भाई मैं आपको बताता हूँ संजय भाई, नई बात। आप मुझसे अगर कहें कि अमिताभ जी भारत के पिछले 75 वर्षों में सबसे ज्यादा जो जैसे है वैसे ही, कोई पाखंड नहीं, नो हिपोक्रेसी एट ऑल वाला राजनेता कौन है, मैं कहूँगा वन एंड ओनली काशीनाथ। दलित और पिछड़े के मन में ये बात बैठ गई कि ये आरक्षण के साथ कुछ ना कुछ तो कर। भाजपा को ये लगा कि हमारे कंठ पर जनता को भरोसा, हमने कह दिया नहीं। सास को जितना समर्थन देना था दे दिया, जितना आशीर्वाद देना था जब वो बहू थी, सास भी कभी बहू थी, तो जब बहू थी तो पूरा आशीर्वाद दिया जनता ने। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते। आज के दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट पर आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं एक अद्भुत व्यक्तित्व। जी हाँ, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद, अमिताभ धन्यवाद जी। दीक्षित जी। तो अमिताभ जी को वैसे आप देखते होंगे, यदि आप टीवी 9 का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखते हैं तो उसमें एक प्रोग्राम आता है अब उत्तर चाहिए जी। तो उस अब उत्तर चाहिए में यदि आप देखते हैं अमिताभ जी को तो आप उनकी चुटीली बातों से निश्चित रूप से प्रभावित रहे होंगे। अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपका जो चुटीला अंदाज है, जो आप बिल्कुल उसको जो है वो देसी व्यक्ति की भाषा में उसके मुहावरे में व्यक्त कर देते हैं, ये एक स्वतः स्फूर्त है या आपने कल्टीवेट किया है इसको? अरे संजय जी देखिए, ये है तो स्वतः स्फूर्त। मतलब अगर मैं ये बात कहूँगा तो शायद कुछ लोग माने आत्मश्लाघा कर रहा है, लेकिन आज तक इतने बरस हो गए मुझे, मेरे ख्याल से तमाम मंचों पर ऐसे ही मैंने डिबेट होस्ट की है। 2012 से तो लगातार तो 12 साल तो हो ही गए बिना नागा। अलग अलग मंच अलग अलग रहे, कभी नेटवर्क 18 रहा, कभी कुछ रहा, कभी कुछ रहा, कभी यहाँ। लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई कागज हाथ में लेके गया ना, कोई कागज, ना लैपटॉप, ना गूगल, नथिंग। मैं कहता भी हूं कि मैंने देश को अपने पांव पांव जाना समझा पढ़ा है, और मैं मानता हूं कि जो टेलीविजन की दुनिया है या डिजिटल, और टेलीविजन में एक ही कोटे में रख के बात कर रहा हूं, ये जो दुनिया है ना, ये जन सामान्य के लिए है। ननको समझ पाए कि उसकी मन की बात हुई, रज्जाक समझ पाए कि उसके मन की बात हुई, तब तो आप जनता तक पहुंचेंगे। अदरवाइज पूरी रात बारिश हुई, बाल्टी उल्टी थी, पानी आया नहीं, सुबह रोना पीटना। बहुत सारे लोग कर रहे हैं स्वांतः सुखाए, लेकिन उसका इम्पैक्ट पब्लिक में नहीं। मैं तो अपना थर्मामीटर अपने पास लिए चलता हूं। अगर सामान्य जन मुझे देश के किसी भी कोने में, असम से गुजरात और इधर से तक एक ये कहता है कि जब आपको सुनता हूं ना तो हमें लगता हमारी बात हो रही है, हम जो कहना चाहते हो आप कह रहे। तो सामान्य जन की बात सामान्य जन की भाषा में, मुझे लगता है यही एक बेसिक सिद्धांत होना चाहिए जब आप पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में।
मैं मानता हूँ पत्रकार, अभिनेता और नेता तीनों को ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन आजकल के नेता तो थोड़े अलग किस्म के हो गए। मैंने एक बार अडवाणी जी के साथ गया नागरकोइल, भारत का आखिरी हिस्सा है, समुद्र है, तो कन्याकुमारी से जस्ट पहले जी। तो मैंने अडवाणी से, अब हम और वो दो ही लोग थे, तो समय था जहाज में, तो हमने उनसे कहा अडवाणी जी मैंने आज तक इतने वर्षों में कोई नेता अंग्रेजी में वोट मांगते नहीं देखा। क्या? नागरकोइल में भी नहीं देखा। आप क्या आप हिंदी में बोले, उसका तर्जुमा हुआ, और सरकार अंग्रेजी में चलती है। यही चीज मुझे मेरे अपने जीवन में मैंने ध्यान रखी। वो भाषा, वो बात, वो बिंब, वो प्रतीक, वो प्रतिमान, वो उपमाएं, वो मुहावरे, वो लोकोक्तियां जो भारत समझे, ये कुछ लोगों के लिए थोड़ी ना है, ये भारत के बहुसंख्यक लोगों के लिए हम बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सेमिनार वाली शैली नहीं चली, इसलिए पर मैंने कहा कि नहीं, वही बोलूंगा जो भारत के लोग बोलना चाहते, लेकिन उनको मंच नहीं मिलता। आप इस यूं कह लीजिए, जो मैं मानता हूं कि मैं सामान्य लोगों का कंठ हूं। जी हाँ, वो तो आपकी बातचीत में परिलक्षित होता ही रहता है। मैं ये भी पूछूंगा आपको, थोड़ा सा दर्शकों को आपकी जो पत्रकारिता की यात्रा है जी। उसके बारे में भी बताएं। मैं संजय जी पहली बार जीवन में दिल्ली आया, उससे पहले मैंने नक्शे में भी दिल्ली नहीं देखा था। पहली बार आया तो आपका घर फर्रुखाबाद? फर्रुखाबाद। मेरा परिवार अकादमिक परिवार था। मेरे पिता एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रिंसिपल थे, पहले हिंदी के विभागाध्यक्ष थे, फिर प्राचार्य भी रहे। वो बिल्कुल विशुद्ध भारतीय आचार्य थे। तो हम 4 भाई बहन थे। हमारे भाई ने यूपी को टॉप किया उस दौर में, जब 10 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते थे उसमें। हमारी बहन ने उस दौर में इंटरमीडिएट में मेरिट पाई, फिर CPMT में गई। मैं पढ़ने में 75% वाला था, 90% वाला नहीं था, 75 वाला था। तो कॉमर्स से मैंने कॉमर्स ऑप्ट की और MCOM कर लिया। PhD के लिए एनरोलमेंट हो गया, टॉपिक अप्रूव हो गया। अब माँ चाहती थी कि MBA CA टाइप का कुछ किया जाए, तो थोड़ा एक वाइट कॉलर जॉब है थोड़ा, और फिर ये भी है परिवार में सब लोग अच्छे हैं, तो आपको भी। मुझे लगा कि ये तो सर्टिफाइड मुनीमी हो जाएगी मेरे जीवन में। अब प्रश्न ये कि फिर आपने MCOM किया क्यों? खैर, कुछ ईश्वर की इच्छा रही होगी। IIMC का एक विज्ञापन निकला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। उस वक्त ये दिल्ली में केवल एकमात्र था देश में। अब तो कई ब्रांचेज इसकी खुल गई, उड़ीसा में और एक साउथ में भी, बट तब एक ही था। देश भर से 28 बच्चे लेता था, रिटन टेस्ट, GK, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल करके। सोचिए 28 बच्चे। मैंने फॉर्म भर दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आ गया दिल्ली। आप सोचिए ऐसी स्थिति कि गांव के बच्चे को आप सीधे चौपाटी पे उतार दें मुंबई के। मेरी समझ ही ना आए कि क्या माहौल है। उस जमाने में भी IIMC में 12-13 अन्य देशों के बच्चे भी अलग अलग प्रोग्राम्स में पढ़ते थे, और मैं वहां से आया। वहां से एक कमरा किराए पर लिया, एक साथी को साथ में रखा था कि खर्चा शेयर हो जाए। स्टोव पर खाना बनाया, खाया, बर्तन धो के रखे। और फिर ये मेरे अंदर ये कमिटमेंट जरूर था, प्रतिबद्धता थी कि नहीं, अब यही कुछ करके दिखाना है। संघर्ष किया धीरे धीरे। वहां से संयोग ऐसा रहा, प्रभु की कृपा, कि मैं IIMC से टॉप करके निकला। अच्छा। तो जब टॉप करके निकला तो मुझे गलत फहमी हो गई। उम्र भी तब गलत फहमी वाली ही थी। और मुझे गलत फहमी हो गई कि भाई अरुण शौरी और खुशवंत सिंह के बाद मैं हूँ। लेकिन जब वहां से कैंपस से बाहर निकला और 516 नंबर की बस पकड़ी, तो समझ में आ गया कि नहीं यार, वो तो गलत फहमी थी। क्या अपने को तो अभी बहुत तपती जमीन पर चलना है। दैनिक जागरण दिल्ली से आ रहा था, यूपी की सीमा लांघकर दिल्ली, पहला एडिशन। कमलेश्वर जी संपादक थे, बहुत बड़ा नाम कमलेश्वर। मैंने भी अप्लाई किया, टेस्ट वेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ। कमलेश्वर जी बड़ा प्रसन्न हो गए, वो उनका कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, अच्छा है।
मैं जागरण में आ गया, पहले डेस्क पर रहा, फिर नेशनल ब्यूरो में आ गया। और जब मैं नेशनल ब्यूरो में आया तो वो समय था 90, 91, 92 वाला, जब अयोध्या का मसला उफान पे था। और जागरण से बड़ा कोई अखबार नहीं था अयोध्या के लिए। यूपी का प्राइम न्यूज़पेपर था। जैसे एक दौर में राजस्थान में पत्रिका या मध्य प्रदेश में नई दुनिया रही, वैसे जागरण। अब उसका मैं बीजेपी और संघ परिवार कवर करने वाला रिपोर्टर, तो उससे एक आपको स्थायित्व मिला। और मतलब मेरे जीवन की सबसे पहली सार्वजनिक उपलब्धि थी कि जो 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा हुई, जिसमें वो विवादित ढांचा टूटा, उसकी डेट का अनाउंसमेंट मैंने घोषणा से 3 दिन पहले छाप दी थी डेट। अच्छा जी, क्या पता कि 6 दिसंबर को होगी निर्णायक कार सेवा। जब मैंने छाप दी तो छोटा सा किस्सा बता ही देता हूँ, बाद में आप एडिट कर लीजिएगा, जितना उपयोगी वो चला जाएगा। कि नरेंद्र मोहन जी संपादक थे, मालिक भी थे और संपादक भी थे। मेरे प्रति उनका बड़ा स्नेह था, लेकिन अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया, उनके सामने हिंदू से लेके और दुनिया के बड़े बड़े अखबार सब रखे। बोले, भाई किसी ने डेट नहीं लिखी, आपको कहाँ से पता लग गई डेट? मैं 23 साल का, मैंने साहब अब मैं तो लिख दिया, छप गई, अब क्या कर सकता हूँ, हो गया, अब तो ये अंडन तो नहीं हो सकता। हाँ, ये उसकी तरह तो है नहीं कि डिलीट हो जाए या अपडेट हो जाए जैसे आजकल हो जाता है। कि आपने जागरण की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है। मैंने ऐसा, दांव पर तो लगी है, लेकिन हो सकता है कि जागरण के माथे रोली चंदन लग जाए। बोले, भाई तुम जाओ। दूसरे तीसरे दिन धर्म संसद हुई और उसमें मुझे याद है रामनाथ सुमन, अब तो रहे नहीं, उन्होंने अनाउंस की डेट। वो पुरोहित थे, मतलब इस पूरे वैचारिक परिवार के मुहूर्त निकालने वाले वही भी थे। तो अशोक सिंघल ने कहा कि अब आचार्य सुमन जी तिथि अनाउंस करेंगे। मैंने ये सुनी तिथि तो मैं आकाश पर पहुंच गया। जब मैं लौटा तो मैं आपको कहूँ, मैं अब वो है नहीं, स्मृति शेष है नरेंद्र मोहन जी, लेकिन मैं उनका स्मरण करता हूँ। वो उन्होंने अपने आसन से उठकर मेरा स्वागत किया, मुझे गले लगाए, कहा, अमिताभ तुमने मेरी छाती चौड़ी कर दी। जागरण पूरे दुनिया में अकेला अखबार है जिसने तारीख बताई। और ये वो दौर था संजय भाई, जब आईबी चीफ संतों के यहाँ बैठे रहते थे, मैंने देखा तारीख जानने के लिए। तो वहां से फिर आपको एक वो आपका वो भरोसा बनता है, आपकी थोड़ा अपने में विश्वास जमता है। वहां से फिर यात्रा शुरू हो गई, चलती रही, खड़ामा। और जिस वक्त हम पत्रकारिता में आए, उस वक्त एक ऐसा भारत का काल था कि संसद बहुत जल्दी भंग हो रही थी, सरकारें गिर बन रही थी। तो हमने 6-7 लोकसभा चुनाव जितने समय में देख लिए। हमसे पूर्व वाले लोग अगर 7 चुनाव देखते तो उनको 35 साल लगते। हमने देखा सबका, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप, वो ये देवेगौड़ा, गुजराल, कल बना आज हटा। तो वो भारत की राजनीति का फास्ट फॉरवर्ड वाला दौर था। तो मुझे इस बात पर कभी कभी संतोष होता है कि मैंने पांव 7 बार भारत के आम चुनाव अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखे, हेलीकॉप्टर से नहीं। तो मैं समझ सकता हूं कि भारत सोचता कैसे है, सामान्य जन का अपना चिंतन क्या है और वो क्या चाहता है हमसे और राजनेताओं से। जी, ये जो चुनाव आपने कवर किए, तो क्या इस चुनावों में आपने जनता का मूड भांप लिया था? जैसे आपने 1992 की देखी और 1992 के तुरंत बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो पता चला कि कल्याण सिंह जी जो थे वो 225 से घट के 176 पे आ गए। जी, और उसी समय में मायावती का उफान हुआ। जी, तो आपने तो मायावती जी को भी कवर किया है काफ़ी, खूब, और मुलायम सिंह को भी खूब कवर किया है। अच्छे से। तो इनकी राजनीति जो थी वो किस प्रकार की थी, और इसके तुलना में भारतीय जनता पार्टी की उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी जी, और उनसे फिर बाद में देश की दिशा का निर्धारण हुआ,
उसको आप आज यदि विवेचना करें तो कैसे करेंगे? देखिए, मैं अगर उत्तर प्रदेश के पिछले 70 वर्षों के 75 वर्षों के राजनीतिक पटल पर जब से देश आज़ाद हुआ हम देखें तो कुछ जो सबसे प्रभावशाली चेहरे रहे, कांग्रेस में कोई बेचारा बहुत प्रभावशाली इसलिए नहीं मैं कहूँगा क्योंकि वो सब नेहरू जी और इंदिरा जी की छाया में थे। भाई गोविंद वल्लभ पंत जब कुछ उत्तर प्रदेश में जमे तो पंडित जी ने उनको हटा दिया। आपको ये मतलब मैं पुनर्स्मरण करा दूं कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने किसी मुख्यमंत्री को 5 साल पूरे नहीं करने दिए। हाँ, किसी को नहीं करने दिया, ना गोविंद वल्लभ पंत को, ना संपूर्णानंद को, गोविंद वल्लभ से लेके नारायण दत्त ना चीफ मिनिस्टर। हाँ। फर्स्ट टू लास्ट कभी नहीं। हम बात शुरू करते हैं मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, काशीराम। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में जनसंघ से लेके आज तक की भाजपा की पूरी यात्रा या भाजपा परिवार की पूरी यात्रा, उसमें जनसंघ भी आ जाता है, में 2 ही चेहरे हैं जो जिनके पास वोट और जिनका अपना व्यक्तिगत करिश्मा। पार्टी का जनाधार एक अलग विषय, लेकिन वो पार्टी के जनाधार को एड ऑन कर किया जिन्होंने, एक कल्याण सिंह और दूसरा अभी योगी आदित्यनाथ। बाकी सब लोग वो लोग रहे जो बीजेपी में है इसलिए महत्वपूर्ण, पद पर है तो महत्वपूर्ण। आपको याद होगा कि 222 सीटें कल्याण सिंह के नेतृत्व में जीता भाजपा जी जी। और वो जीती थी तब जब सबका साथ सबका विकास नहीं चल रहा था। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो कह रहे थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू। उस दौर में 222 सीट जीती, छोटी जीत नहीं थी, इसलिए मैंने कल्याण सिंह को उल्लेख किया। कल्याण सिंह इसलिए महत्वपूर्ण है भारत की राजनीतिक उसमें भाजपा के संदर्भ में, उन्होंने भाजपा के लिए पिछड़ों के दरवाजे खोले। पिछड़ों के एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा चेहरा कल्याण सिंह है भाजपा में। उसी एम्पावरमेंट का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग आज प्रधानमंत्री हैं। मुझे याद है प्रमोद महाजन ने एक बार मुझसे कहा कि अमिताभ जी, कल्याण सिंह 5 क्वालिटीज को एक साथ रिफ्लेक्ट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। बोले वो आदमी में 3 हो जाए तो ही बहुत हो जाता। फिर उन्होंने बताया पिछड़ों का, किसानों का, राम मंदिर, हिंदुत्व, सख्त प्रशासक। क्या बोले ऐसा आदमी कहाँ मिले वो। फिर दूसरा विषय आता है मुलायम सिंह। मुलायम सिंह को मैं इसलिए एडमायर करूंगा क्योंकि मुलायम सिंह में संघर्ष करने का जज्बा बहुत विकट था, जिजीविषा बहुत बड़ी थी उनके पास। उनको किससे लड़ना पड़ा? अपने पॉलिटिकल मेंटोर चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह से, और उसको पटकनी देके मुलायम सिंह ने अपना रास्ता बनाया। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में उन जातियों को, पिछड़ों की उन जातियों को जो थाने में जाए तो अपमानित होकर लौटे, उनको उन्होंने वो बना दिया कि भाई वो फोन करें तो थानेदार कहे चो सब बताओ, यादव जी आदेश करो। सिंगल लाइन, 1 लाइन अगर मैं कहूँ तो मुलायम सिंह का ये कंट्रीब्यूशन था। ये ताकत ऐसी थी जिसने मुलायम सिंह को 50 साल यूपी और देश की राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखा। 50 ईयर्स कल्याण सिंह एंड मुलायम सिंह बहुत। और मायावती का मुझे लगता है, देखिए मेरी व्यक्तिगत में दोनों, काशीराम जी और मायावती दोनों को मैंने एक पत्रकार के नाते बहुत ज़्यादा, बहुत करीब से कवर किया। सामान्यतः शायद इतने करीब से काशीराम जी के पास पत्रकार नहीं पहुंचे। मैं कहूँगा जो कुछ है मायावती जी का वो काशीराम का दिया हुआ है, और मायावती जी काशीराम के दिए हुए को भी संभाल कर नहीं रख पाई। जैसे चरण सिंह के दिए हुए को अजीत सिंह नहीं संभाल के रख पाए। घटते गए घटते गए घटते गए घटते गए, कमीज से रुमाल हो गए। नहीं, कमीज से रुमाल हो गए। कोई मायावती, आप सोचिए 6 में काशीराम गुजरे हैं और 7 में पहली और आखिरी बार सरकार बनी अपने बहुमत के। वो काशीराम की देन थी, भाई सारा मैनेजमेंट करके तो गुजरे थे। तो मायावती जी के हाथ में जब से फुल फ्लेजेड कमान आई तब से बसपा का ग्राफ गिरा ही है। और आज स्थिति ये कि लोकसभा में 0, विधान परिषद में 0, विधानसभा में 1, हो गई सत्यनारायण की कथा पूरी। राज्यसभा में 0। श्री रामचंद्र की जय। तो मैं मानता हूं कि पुत्र के लिए
पिता या गुरु अपने शिष्य के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट बना के दे सकता है। चरण सिंह से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। आपको स्मरण होगा उस के चरण सिंह जी जब राजनीति के उसमें थे, शिखर पर थे, तो वो भारत के 8, कम से कम 8 राज्य, बल्कि मैं तो कहता हूँ 10, लेकिन कंजर्वेटिव के कहूँ तो भी 8 राज्यों के सबसे बड़े नेता थे, किसानों के, पिछड़ों के। उनके यहाँ दरबारी कौन थे? मुलायम सिंह शरद यादव तो बच्चे थे वहां बाहर बैठने वाले। शरद यादव मुलायम सिंह से, देवीलाल, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक के पिताजी, शरद जोशी, इस तरह के लोग तो उनके शिष्यत्व में बैठते। उनके पुत्र ने क्या किया? घटते 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 अंत में अपनी लोकसभा की सीट मुजफ्फरनगर से भी हार वो गए। भी चली गई, बोले चलो। हम मुजफ्फरनगर बागपत दोनों हार गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 50 वर्षों में हम 3 ही चेहरों को देखकर चलते हैं, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह और काशीराम, जिन्होंने राजनीति को बदला। और एक रोचक किस्सा याद आ गया। एक बार मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा कि भाई अग्निहोत्री जी, वैसे बोलते थे, भाई अग्निहोत्री जी एक बात बताओ। उनकी भाषा में, वो दिल्ली रहे, कहीं रहे, विदेश भी गए, तो उनकी भाषा में अपने अंचल की वो थी एक वानगी रहते, इटावा वाली। तो उनका अग्निहोत्री जी एक बात बताओ, हम बड़े नेता के कल्याण सिंह। मैंने कहा भाई मैं नहीं इसमें पढ़ूंगा, आप दोनों आपस में देखो, मुझसे क्या लेना देना, मैं तराजू लेकर दौड़ने बैठा हूँ। वो अपनी पार्टी के लिए बड़े नेता हैं, आप अपने बोलो, अब आप बताओ बड़ा को। मैंने भाई नेता की हमको ना फंसाओ, अनौपचारिक चर्चा हो रही है। बोले अच्छा चलो हम बताते हैं एक बात। अब जो उन्होंने कहा वो बड़ी बात है, वो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को सीखनी चाहिए। उनका अग्निहोत्री जी उस वक्त मुलायम सिंह की पार्टी के ठीक ठाक सांसद लोकसभा में जीत के पहुंचे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे फोटो पे इतने सांसद जीत गए, इतने सांसद जीत गए हमारे फोटो पे अग्निहोत्री जी। क्या? अब बोले कल्याण सिंह के साथ अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, साधु संत, बाबा, सन्यासी सब लगे हैं ना, तब इतने जीत रहे, तो बड़ा कौन हुआ? यहां से बात शुरू होती है। कल मुलायम सिंह यादव ने सिंगल हैंडेडली, काशीराम और मुलायम सिंह, इन्होंने, इनके पास कोई कैरी फॉरवर्ड होके बैलेंस नहीं आया था अकाउंट में, इन्होंने अकाउंट ही 0 बैलेंस से खोला था राजनीति में। मुझे याद है साइकिल पर मुलायम सिंह करहल से, वहां सफाई से करहल जाते थे जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाने, वहां से चार्टर्ड प्लेन तक का सफर तय किया। और एक बार मैंने कहा था कि भाई अखिलेश जी को एक बार अपने दम विजय हासिल करनी होगी, तब जाके उनका मूल्यांकन होगा उस ढंग से। और कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कम से कम अखिलेश यादव ने वो एक लैंडमार्क अचीव कर लिया। नेताजी 35 तक हाईएस्ट स्कोर था उनका, अखिलेश यादव का 37 हो गया। तो उस संदर्भ में, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी नेताजी ने जिस कठिन परिस्थिति में पार्टी को खड़ा किया और इतना बड़ा एक वर्चस्व स्थापित किया, सामाजिक स्तर पर ये 3 ही आइकॉन है यूपी में, काशीराम, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह, जो सोशल आइकॉन भी है पॉलिटिकल के साथ साथ। मतलब उनकी जो बिरादरियां हैं समर्थन करने वाली, उनके से आप अनौपचारिक बातचीत करिए कभी, तो वो कहते हैं भैया हमें तो कौन पूछता था, वो तो कल्याण सिंह हुए तो हमारी पूछ हुई, या मुलायम सिंह हुए तो हमारी पूछ हुई। दलित से यूपी में पूछिए, वो कहेगा मायावती कुछ करें नहीं करें हमसे मतलब नहीं। क्या बोले? हमारी दुर्गति थी, जानवर की तरह हम ट्रीट होते थे। बोले अब किसी की हिम्मत नहीं, बहन जी सरकार में हो या ना हो। आपने जातियों को एम्पावर कर दिया, ये कंट्रीब्यूशन बड़ा हो जाता है। संजय जी, पार्टी को जिताना हराना अलग बात है,
पूरे एक बड़े सोशल सेगमेंट को आप अपलिफ्ट कर दें, वो एक मिरेकल बड़ा है जो सब लोग नहीं कर पाते अपने जीवन में। तो ये आपने कांशीराम का उल्लेख किया, तो कांशीराम की जो राजनीति थी उसको बहुत समाज के कई क्षेत्रों में उसको विद्वेष की राजनीति भी माना जाता है। जी, और आज भी आप देख रहे हैं कि कुछ चंद्रशेखर जैसे लोग जो हैं वो यही मान के कि वो विद्वेष की राजनीति सफल हुई थी, और मायावती जी चूँकि ठंडी पड़ गई हैं और वो जो है वो सभ्य भाषा में बात करने लगी हैं, इसलिए वो डाउन जा रही हैं। देखिए जी, मुझे लगता है कांशीराम बाहर से रखते थे विद्वेष की राजनीति, अंदर से विद्वेष की भी नहीं करते थे। उनकी राजनीति ही बिल्कुल अलग थी। इसे मैं देखता था तो मैं कहता था, ये आप भी गजब करते हो, हैं? ये आज इससे अलायंस, कल उससे अलायंस। तो कहते थे कि अग्निहोत्री जी, मैं तब तक ये खेल खेलता रहूंगा। सोचिए, जो उन्होंने मुझसे कहा, मैं मूल्यांकन वहीं से करूंगा। बोले तब तक मैं ये खेल खेलूंगा जब तक मेरा वोटर, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, वो इतना सक्षम ना हो जाए कि अपने दम चुनाव लड़ सके, पर्चा भर सके, गाड़ी घोड़े का इंतजाम कर सके, है सुरक्षा के साथ, समान अवसर व्यवहार के साथ चुनाव लड़ने लायक ना हो जाए। अब बोले जल्दी जल्दी करूंगा, मेरे पास समय नहीं। मैंने एक बार कांशीराम से पूछा, कांशीराम जी, आप ये बड़े संपन्न लोग, पैसे वाले और अपर कास्ट के, इनको क्यों टिकट दे रहे हैं? शुरुआती दौर की बात बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा, अग्निहोत्री जी, 2 कारण है। उसमें पहला बड़ा कारण ये कि ये हमारी जात के लोगों को वोट डलवा देंगे, क्या? अन्यथा हमारी जात के लोग वोट ही नहीं डाल पाएंगे। उन्हें सुरक्षा चाहिए ना जिले में, इलाके में, नहीं तो लोग वोट नहीं डालने देंगे। वो दौर याद कीजिए 80s का। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के पास अभी संसाधन नहीं है। तो बोले 2, 4, 5 चुनाव में ऐसे निकालूंगा, क्या? फिर मेरे लोग इस लायक हो जाएंगे तो बोले हटा दूंगा। मैं आपको बताता हूं संजय भाई, नई बात। आप मुझसे अगर कहें कि अमिताभ जी, भारत के पिछले 75 वर्षों में सबसे ज्यादा जो जैसे है वैसे ही, कोई पाखंड नहीं, नो हिपोक्रेसी एट ऑल वाला राजनेता कौन है? मैं कहूंगा वन एंड ओनली कांशीराम। सीधी बात, सुखी रहना, कुछ नहीं। कांग्रेस के साथ अलायंस से बोले कांग्रेस नागनाथ है, फिर भाजपा के साथ अलायंस किया, उसी दिन बोले भाजपा सांपनाथ है। बोले फिर आपने क्यों किया? बोले हमको अपनी पार्टी आगे बढ़ानी, तो इनका कंधा चाहिए ना, ये लोग बड़े लोग हैं। ये कोई नहीं बोल सकता, ये सिर्फ कांशीराम में साहस था। और कुछ उनके जो वाणी में तलखी की बात आप कहोगे, वो तलखी हम अम्बेडकर जी में भी सुनते थे। उस वर्ग की जो हजारों साल की वो रही है ना, उसके साथ जो मुझे लगता है ये उसका वो एक असर है, जो पीड़ा उनके मन में गहरे तक व्यवस्थ हुई। तो कभी तलखिया नहीं, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति थे कांशीराम। वो सिर्फ ये कहते थे कि भाई हमारा आदमी जब वोट ही नहीं डाल सकता और आप कह रहे हो उसको चुनाव लड़ा दो, तो ले मारा जाएगा वो। तो वहां बोले आप मुझसे कह रहे हो मैं बांधा में चुनाव लड़ा दूं, क्या? तो मार के खाई में नहीं फेंक देंगे लोग। चुनाव लड़ाने लायक होने में उसको बोले 3-4 चुनाव लगेंगे। और एक बार उन्होंने, करते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं, कांशीराम में थोड़ा ये ज्यादा साहस था। एक बार उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री, मैं हराने के लिए अभी पार्टी को मजबूत कर रहा हूं कि दूसरों को हराओ, अभी हमको जीतना नहीं। उन्हें जीतने में ज्यादा ऊर्जा लगती। ये उनकी जो एक वो थी। और मतलब एक बार मैं कांशीराम जी के साथ गया, मेरा ठीक रही है सभा में, जो अभी जामा मस्जिद के इमाम हैं, इनके अब्बा जो इमाम थे उनके, वो भी थे साथ। तो उस सभा से पहले हुआ कि खाना वाना खा रहे थे, तो उनके कार्यकर्ता खाना खिला रहे थे। तो मैंने कुछ ऐसे ही मजाक में कहा कांशीराम जी और मायावती जी। तो उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप साहब के साथ आए हो, कांशीराम को साहब बोलते थे,
साहब के साथ आए वो आपका सम्मान है, सिर माथे। लेकिन ये हमारे लिए देवता हैं, हम इनके लिए बारे में कुछ नहीं सोच सकते, नॉट एट ऑल। जैसे मैं एक नई स्थापना करता हूं, भारत के राजनीतिक पटल पर अगर देवता जैसा स्थान किसी को मिला तो वो केवल अंबेडकर को मिला अपने वर्ग में। अंबेडकर भगवान हो गए, उनकी चित्र पूजा घर में दलित ने रखा, बाकी किसी का नहीं रखा, गांधी का नहीं, नेहरू का नहीं, किसी का नहीं। सही हूं मैं? करेक्ट। और दलित केवल काशी। उसके बाद अंबेडकर के बाद बहुत नेता हुए, जगजीवन राम से लेकर बीपी मौर्य तक, और हर राज्य में एक दलित नेता हुआ, आपके यहाँ भी हुए। लेकिन देश में अगर कोई नेता हो जो उस वर्ग ने माना तो काशीराम को माना। और काशीराम को भी अंबेडकर जैसा नहीं, लेकिन कंटेम्प्रेरी दलित लीडर से बहुत, रामविलास पासवान ने बहुत ऊंचे का दर्जा दिया। कारण वो देखते थे कि भाई इस आदमी ने हमको पॉलिटिकली रिलेवेंट बना दिया। अन्यथा कोई कांग्रेस की पालकी ढो रहा था तो कोई विपक्ष की पालकी ढो रहा था। जगजीवन राम जी के बारे में ये तो कहते हैं दलित कि भाई बाबूजी स्वतंत्र नहीं थे, वो इंदिरा जी वो उस वक्त के खड़गे थे। हाँ वो लोग खड़गे थे। अब खड़गे जी को आप सोचे कि भाई दलित चेतना के प्रतीक है तो दलित हंस देगा, वो कहेगा उससे तो मायावती बनी, कम्युनिटी ट्विटर पे तो है, खड़गे जी नहीं हो सकते ना। तो बीपी मौर्य, जगजीवन राम से लेके रामविलास पासवान, मीरा कुमार, जो ये दलितों की लीडरशिप रही उसमें, और काशीराम में बेसमेंट और 20वां माला, उतना अंतर। तो ये दलित चेतना में ये जो विभक्ति आई, जिसमें से दलितों का एक वर्ग जो है वो रह गया बहुजन समाज पार्टी के साथ और दूसरे छोड़ के चले गए, यह अंतर क्यों और कब और कैसे हो? आपने एक बड़ा दार्शनिक शब्दों में सवाल रखा। मैं ये थ्योरिटिकल सवाल है, मैं इसका एक प्रैक्टिकल उत्तर देता हूँ। थ्योरी में कहाँ जाना? मैंने एक बार काशीराम जी से पूछा, मैं पहली बार ये रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ, मतलब सार्वजनिक मंच पर। बता, मैं कभी सोचा था कि कभी किताब लिखूंगा तो ये सब चीजें लिखूंगा। मैंने काशीराम जी से कहा कि तमाम लोग जिन्होंने DS4 और वाम सेफ में प्राण दिया, इसके बैकबोन तो वही है। और मैंने कहा, मैंने आंखों से देखा कि तमिलनाडु का अधिकारी भी आपको अपने महीने में 1 दिन की तनख्वाह भेजता था। आप लोगों को लगता है यूपी ना, मैंने व्यक्तिगत देखा है, पूरे भारत से दलित सरकारी कर्मचारी पैसा भेजता था, मैंने देखा। तो मैंने कहा सब लोग बहुत लोग छोड़कर चले, और मायावती जी के व्यवहार से लोगों को शिकायत है। और ये वो लोग हैं जिनको आपने तराशा है। बांदा में लकड़ी की टाल से पर बैठे लकड़ी बेचने वाले को उठा लाया तो बाबू सिंह कुशवाहा बना दिया। हवाई चप्पल और पजामा और बनियान पहन के घूम रहे थे नसीमुद्दीन, उनको नसीमुद्दीन बना दिया। काशीराम ही ढूंढ के लाए। सोनेलाल पटेल, ये सब उन्हीं के क्रिएट किए हुए लोग। उन्होंने मुझसे जो बात कही वो आज पहली बार कह रहा हूं, मतलब गंगा जल हाथ में लेके समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, जो आप कह रहे हो मैं सब देख रहा हूं और सब समझ रहा हूं, लेकिन मेरे पास अब इतना समय नहीं जीवन में कि मैं फिर से बसपा को जीरो से खड़ा कर सकूं और फिर कोई दूसरी मायावती क्रिएट कर सकूं। बोले एक मायावती को बनाने में इतने वर्ष लग गए और अब मेरे पास इतने वर्ष जीवन में नहीं है, मेरा स्वास्थ्य स्लाइड। आप याद करिए, कुछ उस समय के टिप्पणीकारों ने लिखा था कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने जब गांधी जी से कहा कि हमको मरने के लिए छोड़ दिया आपने, रेडियो के भी, हाँ, रेडियो के जवाहर का फैसला अच्छा नहीं, तो गांधी जी ने कहा था कि खान साहब मैं समझता हूं, लेकिन अब गांधी के पास समय नहीं। तो मुझे लगता है बसपा में जो कुछ गिरावट और दरकना आप कह रहे हैं ना, वो वैचारिक नहीं है, वो व्यवहारगत समस्याओं के कारण। काशीराम खुले में बैठने वाले व्यक्ति थे, उनसे मिलना बहुत सहज था और पांव पांव चलते भी थे।
कुछ लोग हमारे एक मित्र हैं, वो डॉक्टर हैं बड़े देश के, वो कहते हैं कि अग्निहोत्री जी, जिसके पाँव चले उसका सब चले शरीर। क्या सरल बात है, एक बात उन्होंने कही, एक सिद्धांत दिया। मैं राजनीति में भी इसको मानता हूं सिद्धांत, जिसके पाँव चले उसकी सारी राजनीति चलेगी। काशीराम जी से मिलना संभव था, इनसे नहीं। ये अंतर जो है ना, उसने भी बसपा को कमजोर किया। मायावती जी आप देखिए 5 साल में 3 महीने निकलती हैं चुनाव के समय, और आप उनसे मिल भी नहीं सकते। कोई कार्यकर्ता इच्छा करे कि आज मैं अपने नेता को देखना चाहता हूं तो नहीं देख सकता। ये विषय मुझे लगता है कि व्यवहारगत समस्या है बस। जैसे 2007 की बात करें, 2007 में जब मायावती जी जीत के आई थी, तो उन्होंने जो है वो थोड़ा परिवर्तन किया था। सतीश चंद्र मिश्रा को साथ में लेके आई थी, और क्या साहब के हाथी चलता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, क्या है कि चढ़गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी, हाथी मोहर लगेगी हाथी पर। तो ये इस तरह की बातें करके वो आई थी। लेकिन जब आई तब उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को अपमानित करने में कोई रत्ती भर का संकोच नहीं किया। मुझे लगता है महत्वपूर्ण व्यक्ति वो जो जोड़ता रहे, क्योंकि क्षरण तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम लोग शरीर के लिए देखें, कुछ न कुछ खाते हैं टॉनिक विटामिन, ताकि जो क्षरण है वो संतुलित हो जाए। राजनेताओं को भी ये करना चाहिए। मायावती जी की पूरी राजनीतिक यात्रा देख लीजिए, वो क्षरण की राजनीतिक यात्रा है। छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, वो महल में बैठी है एकांत। बताइए, आज सतीश जी तो अब मुख्य भूमिका में रखे नहीं गए, सतीश मिश्रा जी। भतीजा भी रखा, फिर 47 दिन पहले का वो ना समझ है, फिर कहा इसको समझ बहुत आ गई 47 दिन के भीतर। तो अब लोग कह रहे दुनिया में कहाँ ऐसी डिग्री मिलती 47 दिन में परिपक्व हो जाए बालक। खैर वो तो कहने का बात ही, आप माइक्रोस्कोप लेके देखिए, लेंस जिससे हाथ देखा जाता है वो वाला लेंस लेके देखिए कि बसपा में पूरे देश छोड़िए यूपी में पहचाने जाने वाले चेहरा है क्या? कोई नहीं है। मायावती को हटा दें तो बसपा शून्य है। आप जानते हैं बसपा के जिला प्रदेश अध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ पाल। नहीं जानते क्या? तो जिस मायावती जी को हटा दें, एक काशीराम थे तो सोनेलाल पटेल, ओम प्रकाश राजभर, आर.के. चौधरी, मसूद अहमद, मतलब एक गैलेक्सी थी अलग अलग जाति समूहों के नेताओं की। अब सब चले गए, अब केवल मायावती जी हैं, वो भी देवी के तौर पर विराजित है। अब नवरात्र में ही पट खुलेगा तो फिर तो कैसे चलेगा? आइए चलते हैं आज की जो वर्तमान जो राजनीति चल रही है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी बड़ी निकट दृष्टि रहती। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वर्ष का जो लोकसभा चुनाव हुआ, बड़े अनपेक्षित परिणाम आए। देखिए, हम हमारे जयपुर डायलॉग्स पे हम चुनावी सर्वे भी करते हैं। चुनावी सर्वे में हमारी अच्छी खासी 80-85% हमारी एक्यूरेसी रही है। यहाँ तक कि 2017 और 2022 के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव थे वो भी हमने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किए। जबकि मैं आपको बता सकता हूँ, नाम नहीं लूँगा, 2017 में जो बाद में उत्तर प्रदेश सरकार में अत्यंत महत्वपूर्ण पद पे, मतलब ये समझ लीजिए नंबर 2 की हैसियत में थे, उनसे संपर्क में था लगातार। और जो मैं फिगर दे रहा था उनसे फिगर ले रहा था कि भाई फीडबैक कि हमारे जो फिगर जा रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि देखिए दीक्षित जी, हम जो है ना वो 200 से कुछ नीचे रह जाएंगे। और आप गलत कह रहे हैं, आप 260-70 के ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक बात। और हमने 260-265 प्लस का आंकड़ा दिया, वो 300 के पार चला गया, वो बात अलग है। और आप ये देखें कि जो अंदर बैठे हुए लोग जो थे, जिनके पास पूर्वांचल के एक पूरे हिस्से का दायित्व था, वो भी उसको पढ़ नहीं पाए।
जी यही 2022 में था। 2022 में जब हमने अपना आंकड़ा देना आरंभ किया और हमने कहा कि पहले फेज में भाई 40 से 46, तो हमारे पास बड़े, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के कुछ बड़े लोगों के संदेश हैं कि भाई आप जो हैं वो लगता है कि अधिक आकलन कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो इस राउंड में मेरे ख्याल से 59 थी पहले राउंड में, वह हमारे ख्याल से तो 20-25 ही आ रही। वो गलत हुए, हम सही हुए। जी तो हमारा जो मीन था 272 था, 273 आई। ये शायद 273 था, 272 आई थी। तो इस बार जो है हम भी गलत हो गए, वो भी गलत हो गए। ऐसा क्यों हुआ? मैं इसके दो बुनियादी कारण मानता हूं। पहला कारण जो सबसे बड़ा, इसको मैं ज्यादा वजनदार मानता हूं। दूसरा कारण जो होगा उससे थोड़ा सा कम वजनदार होगा। पहला कारण, प्राथमिक कारण, 2022 को अगर हम बेस माने, इस ढंग से लोगों ने समीक्षा कम की, तो उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा, वही लेटेस्ट चुनाव है इससे पहले का, 2022 के विधानसभा के चुनाव में भाजपा को जितने दलितों ने वोट दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें से 12% ने कम दिया। दलित का 12% वोट, जो आपका वोट था दलित, उसका 12% कम हो जाना बड़ी घटना, नींव हिला देता है। दीक्षित जी, आप तो सेफोलॉजिस्ट हैं, जानते हैं। फिर तो कुछ बचता नहीं, बाढ़ आ गई, गया पानी में, ढोर भी गया और डंगर भी गया। और 7% ओबीसी 22 के मुकाबले कम मिला आपको। कथा संपूर्ण हो गई, संपूर्ण रामायण हो गई। उसके बाद क्या चर्चा करना कि ये हार क्यों गए, वो जीत क्यों गए? व्यक्तियों में पड़ता ही नहीं। एक दूसरा कारण, अच्छा ये हुआ क्यों? उसका एक ही कारण, दलित और पिछड़े के मन में ये बात बैठ गई कि ये आरक्षण के साथ कुछ ना कुछ तो करेंगे, और ये उसका काउंटर नहीं कर पाए। 400 पार का ये इफेक्ट आया। लोगों को लगा हाँ ये भैया ये बात तो अखिलेश ठीक कह रहे हैं, रावत काहे 400 पार है? बोले भैया बात तो ठीक है, 272 हुए, मजा पूरा है, तो ससुर 400 खाए मांग रहे। ये जो बात एटा फरुखाबाद में हुई है, गाजीपुर से और गाजियाबाद तक, उस भाजपा को ये लगा कि हमारे कंठ पर जनता को भरोसा है। हमने कह दिया नहीं। अच्छा है क्या, हमने 35-36 साल की अपने सक्रिय पत्रकारिता में ये देखा संजय जी कि भारत में अगर आप मुझसे कहें सबसे सेंसिटिव मुद्दा कौन सा, तो मैं कहूँगा धर्म से भी कई गुना ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा रिजर्वेशन पॉलिटिकली। जिस मुद्दे में आपने आर बोल दिया इंग्लिश में रिजर्वेशन का, तो वो इलेक्शन घुस जाएगा, या आ बोल दिया आरक्षण का, तो भी गया। बिहार के चुनाव आपको याद है, भागवत जी ने कोई भैंस पानी में नहीं डाल दी थी। उनने कहा था समीक्षा हो सकती है, करनी चाहिए समय के साथ। लालू जी ने उसका क्या किया, भाजपा ध्वस्तीभूत हो गई उत्तर प्रदेश में। एक और एक चीज आपको और बता दूं, ये भी आपको अच्छी लगेगी कि आप उस विषय के विद्वान हैं। पूरे देश में भाजपा को जो दलित वोट मिलता था, उसमें 3% की कमी आई, 240 सीसीडी आ गई। 5% की कमी होती तो 210 से 215 सीट पे आती भाजपा। बाकी लेकिन मुख्य रूप से ये दो ही प्रदेशों में हुआ है। मैं थोड़ा बहुत राजस्थान में हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से हुआ है। देखिए, जहां मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। नहीं, जहां भाजपा विरोधी शिविर में बड़े चेहरे थे, वहां खेल हो गया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ बेचारे वैसे वानप्रस्थ में है, वहां अखिलेश जैसा व्यक्ति नहीं था ना, और मायावती जैसा। इसलिए, और दूसरा कारण जो मैंने व्यक्तिगत महसूस किया, गांव में कस्बे में, खुद गूगल पर नहीं, मैं ऐसी 5 दर्जन सीटें बता सकता हूं आपको, 5 दर्जन, जिनमें लोगों को ये लगा कि ये उम्मीदवार जो आया है, ये हमारे मना करने के बाद भी
दिया गया। हमने कहा आप इसको हटा के किसी को भेज दो, आपके नाम पर जिता देंगे। लेकिन हमारे साथ ये मतलब बल प्रयोग किया जाएगा क्या? हमने कहा भाई अमिताभ अग्निहोत्री को हटा दो, इनको टिकट मत दीजिए, इन्होंने 5 साल हमको दुखी किया, जनता ने कहा। और फिर या करीब 10 सीटें मैं इसी बता सकता हूं, उत्तर प्रदेश मेरी ईश्वर की कृपा से यहाँ रहता है, 10 सीटें मैं आपको इसे बता सकता हूं जहां लोगों ने कहा ये कौन है उम्मीदवार कोई नहीं पहचानते थे। आपको एक प्रसंग याद हो, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, कि माला ही दूसरे को पहना दी जनता ने। आपने ऐसा उम्मीदवार लोकसभा के लिए क्यों उतारे? ये चुंगी का चुनाव है क्या? ये लोकसभा है मित्र। कृपा शंकर सिंह को टिकट देने के क्या कारण हो सकता है? मैं ये कृपा शंकर एक नहीं, मैं ऐसे तमाम कृपा शंकर 10 बता दूं उत्तर प्रदेश में, जो सब कृपा शंकर थे। होता क्या है, ये कई बार हमको ऐसा लगता है कि अरे क्या इसको दे दें, यही चाहिए, ऐसा नहीं होता। पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता कोई। इंदिरा जी ने लिया था तो हमने 77 का चुनाव देखा। हम आपके साथ हैं, जनता की तरफ से कह रहा हूं, लेकिन आप भी हमारी इच्छा का सम्मान करें। जनता ने क्या कहा कि आप रामलाल को 3 बार रह लिया सांसद, कितना देगा, हटा दो, श्यामलाल को दे दो, मोतीलाल को दे दो, हीरालाल को दे दो, 5 लाख से जिता के भेजेंगे। भाजपा केवल 33 सीट पर नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी जहां जीती भी है वहां बहुत अल्प बढ़त से जीत पाई। ये खतरा ये नहीं कि एक वो है लोग कहानी कि भाई एक व्यक्ति की माँ गुजर गई, वो 120 साल की थी, अब वो रोवा लगा। अब दीक्षित जी गए, दीक्षित जी ने कहा क्यों रो रहा है, 120 साल की अम्मा थी, अम्मा तो मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई, लट्टू बाट। अरे बोले दीक्षित जी अम्मा के लिए कौन बेवकूफ रो रहा है, अम्मा को तो जाना ही था, ओवर रुक गई, नहीं तो जाना तो जल्दी था। हम तो इसलिए रो रहे कि मौत ने दरवाजा देख लिया, कल को जवान को लेने आएगी तब। जो लोग 20,000 25,000 से लोकसभा जीते हैं उनको टेक्निकली जीत एक वोट से भी जीती जाते हैं, लेकिन खतरे की घंटी बज गई। 22 लाख की कंस्टिट्यूंसी और 20,000 से जीते हैं। असौदन दीक्षित 1% जरा सा हवा ने स्विंग किया तो जय श्री राम हो जाएगा। अगर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी लल्लू सिंह को रिप्लेस कर, मैं एक ही व्यक्ति को नाम लेके बोलूंगा, बाकी फिर नाम में नहीं जाऊंगा, अगर लल्लू सिंह को रिप्लेस कर देती, मेरी समझ कहती बीजेपी 3 लाख वोट से अयोध्या जीतती, फैजाबाद सीट जीतती। वहां के लोगों ने कहा मैं लल्लू सिंह को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत वहां काम काज हुआ, लोकल सांसद की भूमिका रहती है, उसमें बहुत नीचे स्तर तक नाराजगियां थी। लोगों ने कहा ठीक है हम आपके विरुद्ध नहीं है, लेकिन आपके पक्ष में नहीं जाएंगे, तो घर बैठ गए। और ये बात आप तक भी पहुंची होगी कि जो लोग भाजपा के लिए वायुमंडल बनाने निर्माण करते थे, वो लोग इस बार घर बैठ गए। भाजपा के खिलाफ भी नहीं निकले, लेकिन भाजपा के लिए वोट डलवाने नहीं निकले। नड्डा जी ने बोल दिया कि साहब ये आरएसएस की हमें आवश्यकता नहीं है। भाई मेरी समझ ये कहती है कि पिछले आधी सदी में 35 साल तो हम लोग हम ही देख रहे पत्रकारिता करते हुए, उससे पहले पढ़ते पढ़ाते भी देखी चीजों को, किसी ने ऐसा अद्भुत बयान नहीं दिया चुनाव के दौरान। मतलब नड्डा जी को प्रणाम किया जाए उनकी उसको मेधा को कि ऐसा वक्त है, और वो भी एक चुनाव हो रहा है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि भाजपा का स्नायु तंत्र संघ ही है। जो लोग विशेषकर उत्तर प्रदेश को देश में, मैं कहूँगा जो दक्षिण में सफलता मिली है वो भाजपा की सफलता नहीं है। वहां कुर्बानी तो संघ के लोग केरल में दशकों से दे रहे हैं। कमल खिलेगा तो कमल ही, लेकिन उसके पीछे मेहनत संघ की। और ये बात कहने की कहाँ होती है कि हमको उनकी जरूरत नहीं। कोई कहता है ऐसा? लोग जीवन में देखिए नहीं कहते ना। हम किसी व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण नहीं भी मानते तो भी बोलेंगे तो नहीं कि भाई हमको तुम्हारे, चुप रह जाएंगे, चुप रहेंगे। इतना ही उत्तर बहुत होता है कि संघ हाँ हमारा वैचारिक है,
हम लोग वैचारिक तौर पर एक हैं, बात खत्म हो जाती। और जब आपने ये कहा, ऐसा ही एक विचलन आया था बाला साहब देवरस के समय, जब संघ ने कहा कि नहीं, आपको गुमान है कि आप ही हैं, तो हम अलग हो जाते हैं। एक दौर आया था, वो मैचलाइज नहीं हुआ, बट एक दौर ये था, 84 की बात है। एक दौर आया था, इंदिरा जी जब जीवित थी, उस 84 पहले की बात, तब एक दौर आया था कि बाला साहब देवरस और इंदिरा गांधी की मुलाकात हुई और दोनों नजदीक आ गए। तो फिर बाद में चीजें, वो समय नहीं हम लोग उस पर चर्चा करते, वो मैटलाइज हो जाती तो देश की तस्वीर बदल जाती। मुझसे भाऊराव देवरस ने कहा, बाला साहब देवरस के छोटे भाई, और भाऊराव देवरस को आप ऐसे समझिए कि अशोक सिंघल, रज्जू भैया और अटल बिहारी वाजपेयी, इनके क्रिएटर भाऊराव, इनके क्रिएटर हैं भाऊराव। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि अग्निहोत्री, मुझको लगता है कि देश हित में भाजपा और कांग्रेस को कुछ मुद्दों पर एक साथ आना चाहिए। तो वो बात बनी नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप संघ को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा भाजपा। 2004 में क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में? उस समय भी ये कहते हैं कि आरएसएस वाले घर बैठ गए थे। देखिए, मेरा मानना है 2004 में, जिसमें 22 सीटें कांग्रेस को आ गई थी, आप उस चुनाव की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो 2009 में आई थी। 2009 में आई थी, अच्छा 2004 में 11 सीटें रह गई थी भाजपा की। बीजेपी। असल में क्या है, उत्तर प्रदेश में भाजपा का उत्थान कल्याण सिंह के साथ हुआ। ये मतलब ये बीज गणित का सूत्र है। आप कल्याण सिंह और भाजपा की नहीं पटी, कल्याण सिंह के जरिए जो वोट बैंक भाजपा से जुड़ा था, उसको लगा कि कल्याण सिंह की शक्ल में मेरा अपमान हो, भाजपा डिक्लाइन कर गई। और तब तक भाजपा के मार्केश नहीं टले पत्री में, जब तक कल्याण सिंह दोबारा नहीं आए। अमित शाह जी जब 14 में प्रभारी बने उत्तर प्रदेश के, पार्टी ऑफिस जब वो पहुंचे, सारे नेता पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी के घर मैं जाऊंगा। एक रैली हुई 14 में, जिसमें पूरे प्रदेश के लीडर्स को बैठा गया। पिछले 50 साल में जो भी लोग नेता थे सब मंच पर, कल्याण सिंह भी थे, मोदी ने सबका नाम लिया, राजनाथ जी, फलाना जी, फलाने, सब जितने सूरप्रताप शाही, विनय कटियार, उमा भारती, ओम प्रकाश सिंह, सब। और अंत में उन्होंने कहा, और हम सबके नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी। तब भाजपा। मैं फिर कहता हूं, पिछड़ों के एक्टिव समर्थन के बिना भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लड़खड़ा जाएगी। और जब जब ऐसा हुआ कि एक्टिव समर्थन नहीं रहा, कल्याण सिंह हटे तो पिछड़े हटे आपसे, कल्याण सिंह आए तो फिर पूरे नहीं आए लेकिन कुछ आ गए, तो आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल गया। तो देख, आज भी भाजपा जो हारी है उत्तर प्रदेश में या देश में भी 240 पद जो आज खड़े हुए, उसका एक सबसे बड़ा कारण दलित और पिछड़े। एक इसमें और चीज बताता हूं कि यूपी में जो पिछड़े, माफ कीजिए, दलित हैं, उसमें लगभग आधी आबादी जाटवों की है, दलितों। इसका मतलब दलितों को या जाट डोमिनेट करते, जो जाति मायावती। अब नॉन जाटव दलित इस कैटेगरी में, आपको पता है इस बार नॉन जाटव दलित ने 54% सपा को वोट किया। सपा के इतिहास में इतना वोट मुलायम सिंह जी के जन्म काल भाजपा से हट के उधर चला गया। उसने पासा ही पलट दिया, अनुलोम को विलोम कर दिया और विलोम को अनुलोम कर दिया। जैसे एक कुछ जातियां, जैसे जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ दशकों से हैं, जैसे पासी, वो भी इस बार पलटी है। देखिए, है क्या, पिछड़ा और दलित, वैसे तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो उनको एक मंच पर ला सके।
सबकी जाति स्वाभिमान अलग अलग है, जाति प्रतीक भी अलग अलग है। बिजली पासी धानुक के आइडियल नहीं है क्या? नायक अलग अलग है, सब एक ही मुद्दा है जो उनको एक मंच पर ले आता है, वन एंड ओनली इशू, दैट इज रिजर्वेशन। तो ये दुष्प्रचार हुआ, ऐसा कहीं भी था नहीं, कभी भाजपा ने किसी ने कहा भी नहीं, कुछ कहा नहीं, ये झूठ बोला गया और इस झूठ का काट उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया। देखिए संजय जी, मध्य प्रदेश में हो गया, मैंने अपने शोज में बीजेपी ने जब ये कहा, जब ये बिहार में भी नहीं हो पाया। जब बीजेपी ने मेरे शोज में ये कहा कि ये दुष्प्रचार था, तो मैंने कहा आप क्या लूडो खेल रहे थे? आप इसके काट क्यों नहीं किए? या अगर आप कह रहे हो मैंने काट की तो और खतरनाक है, इसका मतलब आपके पर बात में भरोसा नहीं किया जनता ने, यही तो अर्थ है। या तो आपने काट नहीं किया या आपके कहे पे भरोसा नहीं किया। और एक बात और, मैं लोक जीवन को बहुत यहीं पर मुझे लगता है, 1 मिनट टोकूंगा आपको यहाँ जी, यहीं पर मुझे लगता है कि आरएसएस का निष्क्रिय हो जाना इनके लिए समस्या हो गया, क्योंकि ये जो आरएसएस का स्वयंसेवक है, कुछ और करे ना करे, उसके बारे में लोगों की धारणा अच्छी है कि भाई ये आदमी सच बोलता है, ये आदमी जो बात कहेगा वो सही कहेगा। और आरएसएस के स्वयंसेवकों के माध्यम से यदि यह बात काटी जाती तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव होता। देखिए, मैं इसको एक ऐसे रूपक से इसको कहना चाहूँगा, मंच के भाषण बहुत तेज बारिश जैसे, उसमें धरती में बहुत कम जाता है, नाले में बह जाता पानी। संघ का काम रात भर रिम झिम बारिश जो धरती को तृप्त कर देती है। अंडर करंट शब्द जो है ना, इसका निर्माण संघ ही करता है, मंच से नहीं हो सकता। हेलीकॉप्टर से अंडर करंट नहीं तो ओवर करंट पैदा होता है। ट्रांसफार्मर है नहीं, करंट बेकार हो जाता है, या आपकी झोपड़ी फूंक देगा। वो जो घर में जाकर बैठकर मोहल्ले में एक सामान्य प्रक्रिया में वो लोगों को जो समझाते हैं ना, संघ के लोग, और ये भी बात आपकी ठीक है कि संघ के लोगों के प्रति राजनीतिक लोगों के मुकाबले बहुत अच्छी धारणा है लोग, हाँ? कि भाई छल छद्म में ज्यादा नहीं रहते। राजनीतिक व्यक्ति की तो छल छद्म वाली छवि। और मैं तो कहता हूँ सब छोड़िए, अगर आप कह रहे हो कि दुष्प्रचार हुआ और आप दुष्प्रचार का उत्तर नहीं दे पाए, तो आपकी कमी है, कमजोरी, बात खत्म। क्यों नहीं दे पाए? आप मनरेगा में काम कर रहे थे, व्यस्त थे नहीं ना? अखंड पाठ पे बैठे थे नहीं? मौन व्रत थे नहीं? फिर क्यों नहीं कर पाए? चुनाव तो युद्ध है, आपके पास वाण नहीं थे, खत्म होगी बात। अब तो 29 में या 27 में होगा मुकाबला। लेकिन मेरी जानकारी ये कहती है और समझ भी कहती है कि उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों का मन डोला, और वो आंकड़े भी बता रहे हैं मेरे पास। उस मन डोलने ने मतलब 7% ओबीसी शिफ्ट हो जाए 22 के मुकाबले, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ बचता ही नहीं संजय भाई। किसी भी कोण से कागज पेन लेके हम लोग बैठ ले, कोई नेता कुछ बोले नथिंग, 12% नॉन जाटव दलित चला गया आपसे, हो गया क्या? दलित वोट मुलायम सिंह से लेके आज तक कभी सपा को मिला ही नहीं इतना। दलित और सपा की कभी स्वाभाविक दोस्ती उत्तर प्रदेश में तो नहीं बनी है, तो विपरीत दिशा के लोग हैं, विपरीत दिशा के लोग हैं, उनका गेस्ट हाउस काउंट उनको दिमाग में आज तक है वो है। और ग्रामीण परिवेश में है तो इनका सदैव कॉन्फ्लिक्ट रहा है, वहां तो मुकदमाबाजी है। फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं यार, आरक्षण 400 पार क्यों जा रहा? आरक्षण तो बचना चाहिए। तो बोले क्या करो? बोले अखिलेश को मजबूत करो। इसलिए मैं कई बार समाजवादी पार्टी के मित्रों से कहता हूं कि ये फिल्म हिट हो गई क्या आपकी? सुपर ये क्या काठ की हांडी है? ये एक ही बार चढ़ेगी या बार बार चढ़ जाएगी? नहीं, मुझे लगता है ये एक फिल्म हिट हुई है, अभी बाजार इसको सुपरस्टार नहीं मानेगा समाजवादी पार्टी को। वो देखेगा कि 1-2 फिल्म इनकी और हिट हो तो मानेगा स्थायी करिश्मा है, वरना एक बार का राजनीतिक प्रयोग कई बार। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, 2009 में मुलायम सिंह और कल्याण सिंह ने लाल टोपी लगा ली एक मंच पर, सब में नहीं लगी, सिर्फ एक ही मंच पर लगाई थी, एटा में। उसका बाय डिफॉल्ट अर्थ ये हुआ कि मुसलमान सपा से भाग गया, भाजपा को देता नहीं। राहुल गांधी की कांग्रेस को 22 सीट मिल गई। राहुल जी बोले हमारे कारण आ गए, कांग्रेसियों का भाई साहब आप ये कहना बंद कर दो कि राहुल जी सफल नहीं हो रहे,
मैंने क्यों? 22 सीट यूपी से। ना बाबू, गलत फहमी में न रहो, एक चुनाव और हो जाने दो, पुनः मुझको भाव। वो कल्याण सिंह मंच पर थे मुलायम सिंह के, इसलिए बात खत्म हो गई। आरक्षण से भयभीत था दलित और पिछड़ा। अगर अगले चुनाव में उसको ये आश्वस्ति हो गई कि आरक्षण को कोई माई का लाल छेड़ नहीं सकता। मोदी जी ने कहा तो कई बार, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वही आपकी बात कि वो अच्छा, एक बात वो मूसलाधार बारिश थी उनकी। मूसलाधार बारिश थी, तो उसमें आप पानी स्टोर नहीं कर सकते, और धरती फिर उमस और पैदा कर देती। रात भर बरसे तो पृथ्वी की प्यास बुझे। राजनीति की पृथ्वी भी वैसी है, मुझे ऐसा लगता है। इससे सीखेगी भाजपा तो ठीक, और नहीं सीखेगी तो फिर कठिन हो जाएगी स्थिति। जब एक बात और आती है कि साहब योगी जी को महत्व नहीं दिया गया टिकट वितरण में, उनकी बात नहीं मानी गई, और यह बात जो है यह इसका भी दुष्प्रचार खूब हुआ, इसका खंडन भी नहीं किया गया जी। जैसे 2 बार कहीं कोई साहब देखिए कि वो केजरीवाल ने खड़े होकर कहीं, और केजरीवाल तो बड़े नाटककार है, वो आपको पता है, भरत मुनि के बाद वही पैदा हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई अमित शाह को ये बनाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, और मोदी जी तो हट जाएंगे साल भर बाद, अमित शाह बनेगा। उसको जानकारी थी कि अमित शाह को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कहा विशेषकर से। और दूसरी बात कि ये 400 इनकी आएंगी तो ये योगी जी को हटा देंगे। इसका प्रतिकार अमित शाह ने किया कि भाई मोदी जी ही रहेंगे 5 साल, दूसरी बात का नहीं किया। जी, सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है, और मैं इसमें एक चीज जो और जोड़ूंगा। जिस दिन ये बात कही अरविंद केजरीवाल ने बिहार से निकलने के बाद वो बाहर रखते, उसी दिन घड़ी देखकर 30 मिनट के भीतर भाजपा के 3 बड़े चेहरे, मोदी को तो बोलना नहीं था क्योंकि मोदी के विषय में बात थी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जगत प्रकाश, तीनों ने आधे घंटे के भीतर खंडन कर दिया कि मोदी जी ही रहे। योगी जी का किसी ने खंडन नहीं किया। मैं फिर आपसे कहता हूं कि मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है, उत्तर प्रदेश में व्यक्ति, अगर मैं ये कहूं किन व्यक्तियों के पास वोट है भाजपा में, तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। व्यक्तियों के पास 2 ही के पास वोट है, बाकी वोट पार्टी का, संघ का, विचारधारा का, संघ परिवार का। व्यक्तियों का अगर इंडिविजुअल कहेंगे तो 2 ही के पास है जो वोटर। अच्छा, योगी आदित्यनाथ अपने पृष्ठभूमि के कारण और अब शासन के कारण भी, क्योंकि अब तो उनका 7 साल शासन भी हो गया, शासन के कारण भी वो बृहत्तर हिंदू समाज में एक बड़ा आइकॉनिक फेस हो गए। उन लोगों को लगा कि भाई जब ये योगी को हटाना चाहते हैं, तब बोले, फिर उन्होंने दृष्टि डाली कि योगी को हटा के किसको बनाएंगे, बोले रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल, बनना भैया, हम नहीं जाते, कर लो फिर मन का। वो जो अनमेस्कता की स्थिति पैदा कर दी आपने वहां। 3% वोट कम पड़ा है इस बार। और लेकिन एक चीज मैं और कह दूं, इसका भी शायद लोगों ने अध्ययन नहीं किया। एक नैरेटिव चलाया गया, वो भी वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों ने चलाया गया, ठाकुर भाजपा से नाराज है। वो इसलिए चलाया गया होगा कि भाई योगी को घेरेंगे कि भाई आप चीफ मिनिस्टर है, फिर भी ठाकुर नाराज है। आंकड़ा बताता है 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 वोट ठाकुरों के बीजेपी को मिले। 90% वोट कास्ट हुआ। 100% तो नहीं हुआ। मतलब जितना यादवों का 82% अखिलेश को मिला, सोचिए, यानी यादवों का जो कमिटमेंट अखिलेश के प्रति था वो 82% में रहा, ठाकुरों का 90। और एक चीज जो मुझे लगती है वो ये कि अपार्ट फ्रॉम हिंदू, ठाकुर, इस सब को हटा भी दे थ्योरीज को, उत्तर प्रदेश में वो भी बड़ा वर्ग है जो कानून व्यवस्था के कारण प्रसन्न है। वो कह रहे भाई महाराज जी ठीक है, कम से कम बवाल नहीं, ना धर्म, ना दंगा, ना फसाद, ना। वो बहुत बड़ी यूएसपी है, आप जान लीजिए।
उस यूएसपी को भी धक्का लगा। लोगों को यार जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ये लोग इनको अस्थिर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ स्तर से क्या, हालांकि मोदी जी ने कोशिशें की मंच से, क्या स्पष्ट फिर भी नहीं, लेकिन उसमें संकेत बात दिए बड़ी केवल। थी। तो जैसे खंडन मोदी जी के विषय का हुआ था वैसे ही शब्दों में खंडन होना चाहिए था योगी जी का। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में परिणाम दूसरे होते अगर खंडन हो गया होता। इसका वैसा खंडन कब हुआ, जब लास्ट चुनाव की वोट खत्म हो गया, तब खंडन का क्या ओढ़ है कि विचार। 1 तारीख को वोट पड़ गया तो खंडन हुआ कि कौन कहता है योगी जी हटाए जाएंगे, कतई नहीं हटाए जाएंगे, कभी नहीं हटाए जाएंगे, उनसे जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं। ये बात वोट जब पड़ रहा था बोलना चाहिए था। खासतौर से जब पूर्वांचल का बड़ा पश्चिमांचल का भी भाई, अब आप योगी को ठाकुर, गोरखपुर, पूर्वांचल का नेता नहीं कह सकते। अगर बीजेपी का जो डिमांड चार्ट है चुनाव का है, उसमें मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड भाजपा के सेंट्रल ऑफिस योगी की आती है। ये बात हो सकता है अच्छी लगे नहीं लगे लोगों को, लेकिन सच है। जो कैंडिडेट्स की जो डिमांड आती है ना कि हमारे यहाँ भेजो मोदी, फिर मोदी के बाद योगी। और जब आपने ये मैसेज दे दिया लोगों उनका भैया आधे को खंडन हुआ आधे को नहीं हुआ, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। अब उसी गड़बड़ में मामला लपेट गया, जो मुझे समझ आ रहा है। अब जांच इसकी भी होनी चाहिए, भाई इसका खंडन क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था। अच्छा, उसी ट्वीट में मान लीजिए 1 लाइन और जोड़ देते हैं, अलग से पैसा भी नहीं लगता। भाई टाइप तो किया था इतना कि केजरीवाल गलत बोल रहे हैं ऐसा वैसा, उसी में 1 लाइन ये भी जोड़ देते और बटन दबा देते सट से। ये तो हुआ संदेह हमारे जैसों को भी हुआ कि भैया कुछ तो है, नीयत ठीक नहीं लगती इनकी। बस वहीं से समस्या पैदा हो गई। जैसे मैं इसको कल्याण सिंह से की प्रकरण से सीधे नहीं लेकिन 75% जोड़ता हूं। जब कल्याण सिंह को आपने हिलाया डुलाया तो पिछड़ा आपसे अलग हो गया। कल्याण सिंह बाद में अलग हुए, पिछड़ा पहले अलग हुआ। आपने योगी को हिलाने डुलाने की कोशिश की, किसी ने क्या, तो उत्तर प्रदेश का योगी के साथ पिछड़ा आगड़े का मसला नहीं है, कॉमन मैन का मसला है, जो अच्छा कानून व्यवस्था चाहता है, जो इस बात से खुश है कि अतीक, कोमावा और मुख्तार सब मिट्टी में मिल गए, उसको लगा यार नहीं फिर वही यूपी में वही सब चलेगा, मजा नहीं है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरा अपना अनुभव है, व्यक्तिगत तौर पर जिसकी ईमानदारी असंदिग्ध हो जनता उसको बहुत प्यार, और योगी का कोई विरोधी भी योगी पर आरोप नहीं लगा सकता। व्यक्तिगत जीवन में शुचिता बहुत जनता पसंद करती। मोहल्ले में जो आदमी है चौतरे पर बैठा है, उसका अपना जीवन कैसा भी हो गड़बड़ सड़बड़, लेकिन वो नेता चाहता है शुचिता के सर्वोच्च पैमाने वाला। वो योगी की यूएसपी है जो पार्टी को लाभ देती। मैं तो कहूंगा मतलब ये बहुत ही चाइल्डिश एफर्ट था उत्तर प्रदेश को में योगी की कुर्सी को थोड़ा जर हिलाने में। ये भी बात आती है कि साहब की योगी को फ्री हैंड नहीं दिया गया लगातार, यहाँ तक कि वो अपनी मर्जी से अपना चीफ सेक्रेटरी तक अपॉइंट नहीं कर पाए, और अंततः जब ये हादसा हो गया तो उसके बाद फिर उनको यह अनुमति मिली कि वो अपनी पसंद का चीफ सेक्रेटरी लगा सके। संजय जी, 2 बातें हैं इसमें, आपकी बात भी ठीक है और मैं मेरी सूचना नहीं मैं इसे कह रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद ये फैसला हुआ कि नहीं अब हम ही बनाएंगे चीफ सेक्रेटरी, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बोलो देख लिया भाई, अब हम बनाएंगे, हम करेंगे, हम देखेंगे कैसे चलेगा शासन। भाव बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता योगी जी ने क्या सोचा होगा और मनोज जी कैसे बने विषय। लेकिन मैं एक बात, वैसे मनोज जी सीनियर मोस्ट थे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, 3 लोगों से ज्यादा सीनियर थे, लेकिन नहीं, उन्हें तो 2 तो दिल्ली में थे और 1 अगले महीने रिटायर हो रहे थे, तो उनको हम नहीं मानते। लेकिन मैं उसके कारण पर यहाँ नहीं जाऊंगा। उससे जो संदेश गया, देखिए राजनीति तो परसेप्शनल उस पर चलती है, नोट्स पर संदेश गया, वो ये गया कि और सच वास्तव में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मुख्यमंत्री का ही पसंद का होना सभी जगह का नियम। मैं एक वैसे मैं आपको बताऊं,
इस समय राजस्थान में भी जो सरकार है रिमोट से चल रही है। रिमोट से रिलीज मैं इसमें एक डायलॉग कल्याण सिंह जी का याद आ गया। उन्होंने मुझे खुद बताया, भाजपा पार्लियामेंट्री पार्टी की बोर्ड की बैठक हुई, टिकट फाइनल करने थे लोकसभा के। तो कल्याण सिंह थे, लार्जर देन लाइफ थे। और एक दौर मैंने देखा आंखों से, गूगल ने, हैदराबाद में रैली थी, राजमाता थी, अटल जी थे, सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, अडवाणी, सब लोग। जितनी ताली कल्याण सिंह के लिए बजी किसी भी ने नहीं बजी। आंध्रा में सोचिए, जब उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए ठोकर मार दूंगा सरकार, क्या 15 मिनट से ताली बजती रही। वो दौर था। खैर, तो जैसे पहले होता था टिकट में कि भाई 10 तू ले ले, 10 तू ले ले, 10 तू ले ले, 10 बड़े नेता हैं, 10 8 बांटली टाइप का नहीं होता था कि मिल बैठ के हो जाएगा। कल्याण सिंह ने कहा कि अटल जी, अगर कैप्टन मुझे बनाना है आप, तो बोल बनाना नहीं, आप ही कैप्टन हो। तो बोल पर टीम हम तय करें, एक आध खिलाड़ी की बात अलग है, बता दो आप, लेकिन टीम हम ही तय। अगर अपयश का ठीकरा मेरे सिर फूटेगा तो टीम कोई दूसरा तय करेगा क्या? और जहां जहां दूसरे लोगों ने टीमें तय की, वहां चुनाव में नुकसान हुआ। जब भी चुनाव, हरियाणा का उदाहरण सामने, जो अकाउंटेबल है पब्लिक के लिए, चाहे वो आपके राज्य के मुख्यमंत्री हो, वो भी पब्लिक तो उनको मान रही है ना, तो उनके पास वो अधिकार होने चाहिए। लोकतंत्र की मर्यादा यही कहती। वो कप्तान काम नहीं कर सकता जिसको थानेदारों के पोस्टिंग का अधिकार नहीं। ये परंपरा क्या चल गई है कि सारे चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको पीएमओ से निर्देश जाएंगे तभी वो काम ये इंदिरा जी ने शुरू किया दौर, ये इंदिरा जी ने शुरू किया। और एक दौर ये था जब R.K. धवन ही देश चलाते थे। वो हेमवती नंदन बहुगुणा फोन करते थे, आ जाओ बुलावा आया है, आ गए। 4 घंटे बैठे, 4.5 घंटे बैठे, मुलाकात। फिर वो निकल के आ रहे हैं धवन, अरे भाई वो मैडम तो नहीं मिल पाएंगी, आप एक काम करो संजय जी से मिल लो, वो मानेसर हैं, चले जाओ। क्या कि जो बड़े लोग हैं बोले, एक दिन संजय गांधी उठे और बोले भाई पीसी सेठी को हटा दो। क्या हटा दिया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का। ये सब जो इंदिरा जी का शैली थी। लेकिन भाजपा तो कहती है कि वो पार्टी विद अ डिफरेंस है। पार्टी विद डिफरेंस कई मानों में तो है भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है संजय जी कि एक धरातल पर जाके सत्ता का चरित्र सत्ता वाला ही, उसमें पार्टियों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत तो पड़ता है। बंगाल में सब कुछ आत्मकेंद्रित है कि नहीं? सभी जगह है। आप बंगाल में देख लें, चाहे तमिलनाडु में देख लें, केरला में देख लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि और या कांग्रेस का ही देख लें, जो कांग्रेस कैसे अपने खड़गे जी हैं, लेकिन खड़गे जी भी जानते वो कहाँ हैं। हम तो जानते हैं, वो भी जानते खड़गे जी कि वो कहाँ हैं। वो तो उन्होंने राज्यसभा में कह दिया ना, सोने की इजाजत हमें बनाने बनी है, हमें कोई और नहीं बना सकता, इन्होंने बना। एक बार मुलायम सिंह जी ने अनौपचारिक चर्चा में मुझसे एक बड़ी बात कही, जो मेरे दिमाग में कुछ ही बातें सेव हुई मेरे दिमाग में, जो बड़े लोगों ने मुझसे व्यक्तिगत कही। उसमें एक ये भी बात है, उनका अग्निहोत्री जी, कई बार मैं सोचता हूँ कि विधानसभा लोकसभा भंग करने जैसा फैसला भी हम लोग लेते हैं, 2-4 लोग नेता मिलके, और उस फैसले में विधायक और सांसद का जीवन प्रभावित होता है, लेकिन उससे रायशुमारी कोई नहीं करता। इतना ही तो लोकतंत्र है। प्राइम मिनिस्टर ने चाहा और भंग कर दी विधानसभा लोकसभा, मुख्यमंत्री ने चाहा और असेंबली डिसॉल्व कर दी। तो ये जो योगी जी वाला जो प्रकरण हुआ, इसको अगर समअप करना हो तो आप कैसे करेंगे? देखिए, मैं इसमें एक ही बात कहूँगा, एक रूपक के जरिए बात कहूँगा। भाई किसी की बारात में हम जाते हैं तो सब चीजें अनिश्चित हो सकती हैं। लाइट वाले कितने होंगे पता नहीं, कितने होंगे, झूमर होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बाराती कितने होंगे ये भी हर बाराती को नहीं पता, वहां खाने में क्या मिलेगा जनवासे में ये भी नहीं पता, सब अनिश्चित है। लेकिन दूल्हा निश्चित है, तभी नहीं जाते बारात में। ये तो पता भाई गुड्डू का ब्याह है,
अब बीच रास्ते में आधी बारात चलती, बोले फिर पता लगा गुड्डू बदल गया, पप्पू को का दूल्हा बनाया जा सकता है, तो भगदड़ मच जाएगी ना बारात में। उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है ये जो नैरेटिव रहा उसने बड़ा नुकसान कर दिया। लोगों को लगा कि अरे बाप रे बाप, हम आए जिस समय के फलां की शादी है, या तो पता लग रहा है दूल्हा एक्सचेंज और दूल्हा बदलने की कोशिश, वो भाव लोगों में गया। और उसका जहां से दूल्हा नहीं बदला जाएगा ये कौन बोलेगा? दूल्हा का बाप बोले ना खड़े होके, दूल्हा का बाप साइलेंट, दूल्हा का बाप मौन हो जाए तो बारात में भगदड़ मच जाएगी। दीक्षित जी, लोग कहेंगे भैया नहीं तो बोलते नहीं, गुड्डू बात तो वहीं थे, बोलना चाहिए था, नहीं बोले इसका मतलब गड़बड़ है। लड़की घर तक जाते जाते द्वार चार में दूसरा लड़का रहे, लोग गई भैंस पानी। वहीं से ये समस्या पैदा हुई जो मुझे लगता है। बनारस की बात कर रहे थे जी, तो बनारस का जो एक देखें पूरा का पूरा जो दृश्य परिदृश्य बना, तो बनारस में तो विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। ठीक बात है। मेरे विचार से जितना बनारस का विकास हुआ उतना पूरा देश में कोई ऐसा जनपद नहीं हो सकता, कोई ऐसा नगर नहीं हो सकता जिसका इतना विकास हुआ हो, जिसको विकास कहते हैं, जी, भौतिक विकास। जी, और उसके बाद वहाँ लोग बैठे थे, वो पूरा पता नहीं कितने लोग थे वहाँ पे, बाहर से थे, कोई गुजरात वाले थे, उनको इंचार्ज भी बनाया गया जी, था। और उस सब के उपरांत ये भी कहा गया था कि इस बार 10 लाख वोट से ऊपर ले जाएंगे हम मोदी जी को 10 लाख से ऊपर वोट मिलेंगे, 6 लाख से ऊपर से वो जीतेंगे। नतीजा क्या हुआ? पिछली बार वोट पड़े थे 10,60,000, इस बार पड़े 11,30,000। पिछली बार वोट मिले थे 6,74,000, इस बार वोट मिले 6,12,000। पिछली बार मार्जिन थी 4,79,000, इस बार मार्जिन हो गई 1,52,000। ठीक है। ये क्या हुआ? ठीक, मुझे बनारस में 2-3 चीजें समझ में आती। एक, आपने बीमा LIC का एक वो है, उसका सूत्र वाक्य है। देखो, एक तो योगक्षेम महाम्यम है उसका, हो कृष्ण का जो उपदेश है वहां से लिया, और दूसरा है कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, ये भी लिखा होता है ना। मैं कहता हूँ वोट आग्रह की विषय वस्तु, वोट मांगा जाएगा तभी मिलेगा। ये लड़की के ब्याह जैसा मामला है, एक ये मनोविज्ञान को समझना चाहिए। बाराती की बनवार करनी पड़ेगी। बोले बस लग गई है, बस हॉर्न दे रही है, तब फूफा नहाने गए, पूरे हमें छोड़ चले जाओ, देखिए फिर हम क्यों जाए पर क्या। अब लड़के के बाप करे जीजा जल्दी निकलो, अरे बोले आ रहे। ये भाव है लोक जीवन का। वोट आग्रह की विषय वस्तु बनारस में आग्रह नहीं रहा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, बनारस में 3,500 लोग देश भर से पहुंचे, अलग अलग भाजपा के विंग से, संगठनों से 3,500, और वो 4 महीने करीब वहां रहे, 90 दिन से ज्यादा समय। तो वोटरों में मतलब उनने आलम जनता ही बना लिए, एक कम्यून नया बन गया 3,500 का। वो आपस में प्रचार करते रहे। जाना था गोदौलिया कबीर चौरा क्या, अब वो होटल में ही अपने बोले 3 बजे तुम्हारे कमरे में बैठ के रणनीति बना लेते, 4 बजे वो दीक्षित जी कमरे में बैठे। रणनीति तो बन गई, लेकिन जमीन पर तो कोई नीति नहीं आई। अच्छा, मोदी जी तो अपने कैंपेन में रहेंगे नहीं, इसीलिए उनके यहाँ सब सर्वाधिक सक्षम लोग भेजे गए। उन सक्षम लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, ये जाने। तीसरी बात मैं कहता हूं कि जनता जो है ना, वो या तो राजा एक्सेसिबल हो। अब सुरक्षा के कारण से राजा तो एक्सेसिबल नहीं हो सकता भाई, सुरक्षा भी तो एक बड़ा विषय है आज के समय में। इंदिरा जी की बात से मैं उसमें समझता हूं व्यवहारिक कठिनाई, लेकिन जनता सोचती कि राजा के जो नामित प्रतिनिधि हैं, इनकी शिकायत में हम कैसे करें, किससे करें? इनकी शिकायत देने को तो ये हम ही को मार देंगे। समझ रहे दीक्षित जी आप? बनारस में ये भी संकट था। जनता कह रही थी कि मतलब कुकर में सीटी नहीं थी बनारस में, फट गया कुकर। कुकर में सीटी होनी चाहिए।
हमारे बड़े बूढ़ों ने हमको सिखाया। बनारस का आदमी कहता था कि हमको अगर शिकायत है, अब ये नामित है, ये तो कुर्ता में नींबू काट का लफ लगाए, नींबू काट का लफ जानते हैं कि यहाँ पर नींबू रख दो तो कट जाए, इतना तो है। नींबू काट का लफ, नींबू काट का लफ लगा के आदमी 5 गिलोरी दवा घूम रहा है। अब जनता जानती क्या, अगर इसने मेरे साथ कुछ गलत भी किया तो इसकी शिकायत मैं नहीं कर सकता। फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ईवीएम। 5 साल इंतजार करे और ईवीएम। गुस्सा उसका किससे है? बहुत निचले स्तर के प्रतिनिधि से। लेकिन उसका नुकसान किसको हो रहा है? जिसने उसे नामित किया, ये जो चुनाव लड़ रहा है। बनारस में प्रधानमंत्री ने थोड़ी ना किसी को नामित किया। मोहल्ले के भी जो प्रभारी बनाए गए, जिनको पार्टी ने ताकत दी, ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री जी कि उनके इंटरव्यू ले रहे हैं। ये प्रैक्टिकल बात मैं जानता। एक सिस्टम में उन्होंने नामित कर दिया, लेकिन वो सब उस पावर को जमीन पर रिप्रेजेंट करने लगे। अब वहां से जो शिकायत पनपी, ये मैं बनारस से अपना मतलब स्वानुभूत सत्य बता रहा चुनाव में। और अभी बनारस की समीक्षा नहीं हुई, जो भाजपा समीक्षा करा रही है अभी, वहाँ आदमी संतोष हैं लखनऊ में, वहाँ सब वो समीक्षा अलग है। मोदी जी की समीक्षा अलग होगी, संजय जी जान लीजिए। चुनाव के बाद मोदी जी बनारस गए तो 17-18 घंटे 20 घंटे करीब रहे। शाम को पहुंच गए थे और अगले दिन सुबह पटना गए, वहां से रात में वहीं रुके। उत्तर प्रदेश की पूरी लीडरशिप थी, पूरी सरकार और संगठन, सबने प्रणाम किया। सबके दुख दुखी थी कि मोदी कुछ कहेंगे, किसी से कुछ नहीं कहा, नमस्कार। अब सबका बीपी बढ़ रहा है तब से अब तक। कुछ बोल देते तो शायद कुछ थम जाता। वो सब कह रहे, किसी से भी अनौपचारिक पूछिए, वो कहेगा अभी तूफान आना है भाई साहब। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बनारस के चुनाव बिना समीक्षा के गुजर जाए। उसकी सर्वोच्च स्तर पर समीक्षा होगी। भाजपा की 240 सीटें, एक खबर ये। दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सिर्फ 33 सीटें, सपा की 37, ये दूसरी खबर। और तीसरी खबर, 1,52,000 से बनारस से जीती वो भाजपा। इन तीनों में सबसे बड़ी खबर बनारस को मानो, छोटी बात तो। नरेंद्र मोदी के चुनाव में प्रबंधन के स्तर पर ऐसी त्रुटि कैसे हुई? और 5 साल जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने क्या किया? इंदिरा गांधी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, इंदिरा गांधी के समय से तो हम लोग देख ही रहे राजनीति को। तो इंदिरा गांधी तो नहीं 12 अप्रैल में बैठती थी, लेकिन प्रतिनिधि तो ऐसे थे जो उसका यशपाल कपूर देखते थे। आपने वैसी स्थिति वहां नहीं रही। और नामित लोगों से शिकायत बहुत, क्योंकि नामित आदमी का जलवा होता है, भौकाल होता है। लोक भाषा में कहूं तो व्यक्ति आपसे लड़ेगा क्यों? वो कहेगा भाई जब मेरी नाली तोड़ गए लोग, मेरी पटिया तोड़ दी, चौतरा तोड़ दिया, हम गए, हमारी सुनवाई नहीं। अब चौतरे, जबकि वहां पीएमओ चलता है, पीएमओ चलता है। चौतरा टूटने की का दंड वो ईवीएम के जरिए देगा, तो नुकसान हो जाता है चुनाव लड़ने वाले। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रतिनिधि हर व्यक्ति को सोच समझ कर रखनी चाहिए। और फिर आपने चुनाव प्रचार में भीड़ भी इतनी वहां बनारस में कर दी कि लोगों ने कहा कि ये ओवरडोज है। और एक बात और कहूं आपसे, जो लोकल कार्यकर्ता होता है ना, गली तो वो जानता है, आपको नाम से तो वो जानता है, वो उपेक्षित हो जाता है बड़ों की भीड़। क्या? तो वो कहता फिर आप ही की यही लोग कर लो भैया, आप ही लोग कर लो, क्या हमें तो पूछ नहीं रहे हो? अब तमिलनाडु का आदमी है, गुजरात का आदमी है, कहीं का आदमी बनारस में गुदौलिया की गली में क्या रणनीति बनाएगा? मतलब लोकल आदमी होने चाहिए ना फेस। लोगों को शिकायतें भी उसी, लोगों की शिकायतें भी उसी को हैंडल करनी है, गारंटी भी उसी को लोग मानेंगे। जैसे मान लीजिए आप अपने मोहल्ले में खड़े होकर कोई बात कह दें तो लोग कहेंगे भाई दीक्षित जी गंभीर आदमी है, बड़े आदमी है, ये तो कहीं जाएंगे नहीं इनकी बात पर। लेकिन मान लीजिए मैं आके कुछ कह जाऊं आपके मोहल्ले में, लोग कहेंगे भैया इनका क्या पता, कल चले जाएंगे, कहाँ मिलेंगे? नहीं, बाहर के जितने लोग गए उन्होंने जो भी बातें वहां बनारस में कही,
अलग अलग संगठनों को बुलाकर, अलग अलग सामाजिक जातिगत संगठनों को बुलाकर बैठ के, वही एक कैंपेन का तरीका था बनारस में कि आज वकीलों से बैठेगा, डॉक्टरों से, आज इनसे, कल उनसे। लेकिन उन लोगों ने सोचा भाई ये सब लोग तो चले जाएंगे, क्या जो यहाँ रहता हो वो बोले तो हम उसका कारण भी पकड़ पाएंगे अगली बार। ये एक फर्क रहा मुझे लग रहा है, जिसने बनारस में एक बड़ा वो किया। और शुरू के 4 राउंड तो स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। आरंभ के 4 राउंड में तो पीछे चल गए, अजय राय आगे थे। अजय राय आगे थे। अब सोचिए, अगर इसी स्थिति में राजनीति में कभी अगर मगर चलता नहीं, क्योंकि हर बार के चुनाव का अलग मूड होता है, लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर अगर कहें, अगर मान लीजिए अजय राय की जगह प्रियंका चुनाव लड़ रही होती और यही स्थिति होती, तो चुनाव दूसरे ढंग में भी जा सकता है। बनारस अलार्मिंग वो है। मैं बनारस को नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से नहीं जोड़ता, बनारस मिसमैनेजमेंट का केस है। आपने मैनेजमेंट मार ठीक नहीं, लोक अपेक्षाओं के साथ वो व्यवहार नहीं हुआ जो होना चाहिए। और राजा की कंस्टिट्यूंसी को कुछ राजत्व का एहसास भी होना चाहिए। नहीं, बहुत विकास हुआ है बनारस में, रायबरेली अमेठी में विकास नहीं हुआ उतना, लेकिन रायबरेली अमेठी वालों को ये एक संतुष्टि मिलती रही कि उनका राजत्व का भाव रहा। अमेठी से, रायबरेली से कोई आदमी दिल्ली आ जाता था तो वो स्वतः वीआईपी हो जाता था। ये पता है ना आपको? स्वतः किसी मंत्री के यहाँ चले जाए, किसी विभाग में चले जाए, अरे कोई। एक बार बलिया के लोगों ने हमसे कहा कि चंद्रशेखर जी कुछ नहीं करते ऐसा वैसा, तो चंद्रशेखर जी के घर में गया तो मैंने चंद्रशेखर जी से कहा कि वो आपके लोग मिले तो वैसे, तो उन्होंने कहा भाई अग्निहोत्री से भी पूछो भैया आपके, फिर हमें जिताते क्यों हैं? तो कुछ लोग बैठे थे उनका, तो मैंने कहा जिताते फिर क्यों? वो तो गार्डन में बैठते थे, अंदर कमरे वाली संस्कृति के तो थे नहीं चंद्रशेखर। तो उसमें एक बुजुर्ग ने कहा भैया विकास तो होता है, हम तमिलनाडु तक जाते हैं, वो बता देते हैं कि आई एम फ्रॉम बलिया, वो कहते हो प्लीज कम। चंद्रशेखर जी ये राजनीति चाहता है। और अमेठी और रायबरेली ने उत्तर प्रदेश में ये बात बहुत अच्छे से समझा दी कि राजत्व क्या होता है। बनारस वालों को लगा यार हमारी वैसी पूछ नहीं होना चाहिए ना। आप अयोध्या और मछली शहर को एक नहीं मान सकते ना। जो अयोध्या का नागरिक है वो अपना थोड़ा तो मानेगा भाई मैं अयोध्या से है, नहीं? वैसे ही हम बनारस से हैं, तो जब वो ये बोले तो उसको कुछ वेटेज मिले, बोले अच्छा आप इधर आइए, तो वेटेज तो कुछ मिला नहीं। तो अनमयस्कता की स्थिति पूरे यूपी में रही, लेकिन बनारस में ज्यादा रही। वहां नहीं रहना चाहिए था, जितना बड़ा कैंपेन था वहां। और शायद प्रधानमंत्री को इस बात का अंदाज नहीं होगा, अन्यथा प्रधानमंत्री वहां फिर वोटिंग से एक दिन पहले रहते बनारस, ऐसा मुझे एक इम्प्रेशन है बातचीत से लोगों से। वो जब वहां चले गए थे कन्याकुमारी, रामेश्वर नहीं, और प्रधानमंत्री रहते तो फिर उनकी उपस्थिति का फर्क पड़ता, लेकिन उनको लगा कि भाई ऑल सेट है। ये फीडबैक भी सही नहीं दिया गया, यही स्थिति है। मैं 2014 में जिस समय वोटिंग थी लास्ट राउंड की, तो किसी कार्यवश में बनारस गया था। क्योंकि वहाँ गया था तो माहौल उस समय इस तरह का था, और भाजपा बड़ी सशंकित थी। अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने पूरा भौकाल मचा रखा था, चारों तरफ 100 सीटें आने वाली थी उनकी। तो साहब मैंने देखा किस प्रकार से, विशेषकर जो संघ के मेरे संपर्क के लोग थे, किस तरह से प्राणपण से वो लगे हुए थे। मुझे बताया उन्हीं लोगों से, जब मैंने बात की इस बार, तो कहा ना भैया हमको तो कोई किसी ने पूछा ही नहीं, ना किसी ने कहा, और हम घर बैठे रहे। 2 उदाहरण छोटे छोटे देता हूं कि ब्रीफिंग और रिपोर्टिंग कैसे हो। एक उदाहरण पुराना है, एक नई पीढ़ी का है। इंदिरा जी और सिद्धार्थ शंकर राय आपस में दोस्त भी थे,
अगर वही दो लोग हैं तो फिर मित्रता की बात शैली रहती बातचीत की। अन्यथा तो भाई इंदिरा जी बॉस थी, सबकी नेता थी। इमरजेंसी में जब चुनाव हुआ तो सिद्धार्थ शंकर रे अपना पाइप पीते हुए इंदिरा जी क्या, उनने इंदिरा जी ने कहा कि सिद्धार्थ तुमको क्या लगता है क्या रहेगा चुनाव, और अगले दिन से परिणाम आना था। बोली नो, सिद्धार्थ शंकर ने नो, मैं ओरली नहीं बात करूंगा, क्या गिव मी पेपर, क्लीन पेपर प्लीज, मैं लिख के साइन करूंगा। इंदिरा जी पूरा देश घूमा मैंने, और उन्होंने लिखा 320 गोला बनाया, 10 का दिया सिद्धार्थ शंकर देव टाइप। बोले इंदिरा जी रख लीजिए इसको। क्या उन दोनों परिणाम आने में 5-6 दिन लगते थे फाइनल होने। जब परिणाम आए और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, पार्टी ध्वस्त हो गई, तो कलकत्ता से पीटीआई के एक टेक आया, धवल लेके गए इंदिरा जी के पास। उस टेक में मालूम क्या था, कलकत्ता में सिद्धार्थ शंकर राय पीसी कर रहे थे कि इंदिरा गांधी को मैंने बहुत समझाया, नहीं मानी, इमरजेंसी लगा दी, उसी का नतीजा है। वो 320 लिख के आए थे। इंदिरा जी ने धवन को दिखाया कि धवन देखो। दूसरा एक उदाहरण देता हूं, मैं चुनाव कौन सा वर्ष था नहीं बताऊंगा, उसने तो चीजें बहुत ऑब्वियस हो जाती हैं, वो लोक जीवन में ठीक नहीं। हालांकि मैं फिर भी बहुत जोखिम उठा लेता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं। एक मुख्यमंत्री के पास में बैठा था, चुनाव में 6 महीने थे, प्रदेश जो चला रहे थे वो ब्यूरोक्रेट भी बैठे थे, जो प्रदेश वर्चुअली कोई एक आदमी ही प्रदेश चलाता है एक टाइम, ब्यूरोक्रेट, आप बेहतर जानते हैं स्थिति, वो भी बैठे थे। तो उन्होंने हमसे कहा, मुख्यमंत्री ने, भाई साहब आपको क्या लगता है? अच्छा, मुझे जो लग रहा था वो इतना कटु था कि बोल दो तो राजा का मोरल भी डाउन हो जाएगा ना, उसको चुनाव में जाना है, मैं तो बोल के चल दूंगा। मैंने जितना लग रहा था उसमें 2 का गुणा कर दिया। मैंने कहा इससे ज्यादा नहीं आती। वो सरकार बनाने से काफी दूर था। अब उन्होंने उनसे पूछा आपको क्या लगता है, जो सर का सूबा चला रहे थे उनके शासन में। उनका सर 2 मिनट गंभीर चेहरा बनाया, बोले मैंने सर ब्लॉक लेवल तक से फीडबैक लिया है, लगता है बोले नॉट लेस देन 220। अच्छा, अब खैर उन्होंने मेरे सम्मान में ये तो नहीं कहा कि बेटा अभी आप बताइए क्या कह रहे हो, और ये देखिए नीचे से लेके आए आंकड़ा। चलने हुए तो हुआ कि भाई तो मैंने आप बैठो, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप भाई साहब को गाड़ी तक सी ऑफ करो, तो आए। मैंने उनसे कहा कहाँ आंकड़ा कहाँ से लाए हो, कहाँ से आपने इसका सर्वे कराया? जो उन्होंने कहा वो सत्य कहा, वही सत्य है। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी आपका तो कोई बिगाड़ कुछ नहीं लेगा, कहा आप कुछ भी बोल के चले जाओगे, मुझे तो नौकरी करनी है। वो मैंने कहा लेकिन 220 कैसे बोल दिया? बोले 220 अगर आ गई 1% तो हम 5 साल अगले चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, क्या और सुबह चलाएंगे, और नहीं आई तो इनका टेलीफोन हम क्यों उठाएंगे, पर जिसकी आएंगी वहां नहीं जाएंगे वो के लेके। रिपोर्टिंग कई बार इससे हो जाती है। जो नेता है जो आपकी ही जनरेटर से बिजली जला रहे हैं अपनी, क्या वो क्यों कहेंगे कि मामला गड़बड़ है? इंदिरा जी को लोग यही तो कहते थे आके, मैडम कहना नहीं चाहता, लेकिन भैया की रैली देखी। ये कौन लोग कहते थे? नेहरू के समय के कांग्रेसी थे, आके कहते थे भैया की रैली देखी, पंडित जी की रैली से बड़ी। तो पता लगा दूसरा हरा, वो करा बेटा विवेकानंद जैसा तेज है भैया के चेहरे, क्या और सब बाहर निकल के कहते थे हमें क्या जा रहा, बोल दिया, खुश हो गई। क्या क्योंकि इंदिरा जी ने एक बार कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री बाद में हूं, मां पहले हूं, क्या लोग समझ गए। बंसीलाल ने कहा कि भाई बछड़े को पकड़ के रखो, गाय कहीं नहीं जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि जो आपकी कृपा से आश्रित है, और एक बात मुझे लगता है राजनीतिक लोगों के लिए वो एक दिग्दर्शनी की तरह होनी चाहिए। मैंने एक मुख्यमंत्री से पूछा कि दिन भर में आप कितने लोगों से मिलते हो, तो उन्होंने बताया कि 500-700 लोग तो विशिष्ट और सामान्य मिल ही जाते, जो जिनसे मैं कुछ बोलूं बालू या जो इनकी बात सुनो।
मैंने इसमें ऐसे कितने लोग होते हैं जो आपको इनरिच करके जाते हो, तो 2 मिनट तक ऐसे देखते रहा। मैं इसमें आपसे मांगने वाले कितने होते हैं? बोले 90% प्लस मांगने वाले आते हैं, कुछ ना कुछ लाभ सिफारिश। 10% बधाई देने आते। मेरे इस रेशियो को बदलिए। इसमें कम से कम 25% लोग वो होने चाहिए जो आपको इनरिच करें, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, समझ में, सीख में, अनुभव में, किसी तरीके से इनरिच करें। बोले वो कहाँ मिलेंगे? उन्होंने बोला, बोले वो कहीं नहीं मिले, उनके यहाँ जाना होगा, ये आपके टेलीफोन से ही वो आएंगे, पीए के टेलीफोन से नहीं आएंगे। बेस बहुत बड़ी बात है। अब देख लीजिए किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, आपका तो सबसे संपर्क है, देख लीजिए उनके यहाँ जितने दिन भर में लोग जाते हैं, उनमें ऐसे कितने जो उनको एनरिच करते हैं, इसीलिए जानकारी नहीं रहती उनके पास। जब कालीन खिसक जाता है तो पता तो रहे, बोले पता नहीं लगा। भूकंप एक दिन में नहीं आता ना, धरती अंदर सालों खनबदाती है, दशकों, तब भूकंप आता है। ये कहिए हम जान नहीं पाए, बात समझ में आती। अचानक नहीं होता कुछ भी। उत्तर प्रदेश में 33 सीटें अचानक थोड़ी ना गई, ये कुछ भी अचानक नहीं, सब कुछ लगातार हो रहा था। आप या तो इग्नोरेंट थे, या आपको लगा ये इतनी छोटी चीजें हैं कि हमारी बड़ी प्रतिमा को ये प्रभावित नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता। अंत में जी, इस पूरी विवेचना के बाद राष्ट्रीय परिदृश्य में ऐसा क्या हुआ? मोदी जी के वैसे तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा रहता था, 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा, 2024 में कहाँ कमी रह गई? एक आंकड़ा में देख रहा था चुनाव से पहले कि अगर भाजपा को 5% वोट कम मिलेगा तो भाजपा 222 पर आ जाएगी, और 5% ज्यादा मिल गया तो 337 चली जाएगी। चुनाव का इतना महीन खेल होता है। भाजपा को पिछली बार जितना वोट प्रतिशत मिला था देश में, उससे 0.2%, नहीं सॉरी, लगभग 0.5% कम मिला है, और एनडीए को 0.2% कम मिला। इसका मैं दूसरी बात कहता हूँ। राष्ट्रीय फलक पर भारतीय जनता पार्टी को 19 के मुकाबले 3% दलित वोट कम मिला। 26% की आबादी है देश में, और ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, इसकी वोटिंग परसेंटेज और दलित और मुसलमान की वोटिंग परसेंटेज में अंतर होता है। वो कमिटेड वोट है, वो वोट डाले गई, कोई मौसम हो, कोई स्थिति। तो आप भाजपा मोदी जी के समय में ऐश्वर्यवान क्यों हुई? उसका मुझसे कोई, अगर मोदी जी के अलावा कोई कहे दूसरा रीजन बताओ। एक तो व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व है। दूसरी बात मैं कहूँगा, मोदी ने दलितों और पिछड़ों में भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ा दी, बस वहीं से भाजपा आगे निकल गई। और जो क्षेत्रीय दल जो पिछड़ों के दम पर चल रहे थे वो सिकुड़ने लगे। या इसको ऐसे भी देखें कि इस बार 2024 के चुनाव प्रचार में कोई मोदी जी जो है वो उत्साह नहीं पैदा कर पाए। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। इसको हम लोग इस ढंग से भी देख सकते हैं कि 14 में मोदी जी नए थे, अनंत संभावनाओं का सूर्य था। जनता ने देखा कि ये जो सूर्य उदय हो रहा है ये कुछ समथिंग डिफरेंट। बहुमत हो गया, बड़ा बहुमत हो गया। 19 में मोदी जी के पास 5 साल का काम भी था, और चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक अंगद जैसा पांव, सर्जिकल स्ट्राइक, गांव तक बात कही। बोले भैया घुस के मारा, इंदिरा गांधी के बाद दूसरा आदमी, बाकी सब बेकार। क्या बोले? या तो इंदिरा ने पाकिस्तान तोड़ा या मोदी जी ने। बोले दई गोला। उस भाव ने मोदी जी के माथे पर केशव तिलक लगा दिया। 24 का इलेक्शन कैंपेन देखिए आप, तो चुनावी प्रक्रिया के भी विशेषज्ञ हैं, वोटिंग ट्रेंड पैटर्न सबको माइन्यूटली देखते हैं। देखिए, नव्यता नहीं थी, नया ऑफर नहीं था। और एक और नई बात कहने की कोशिश करता हूं कि 14 और 19 में मोदी
नैरेटिव सेट करते थे चुनाव के हर चरण का, विपक्ष उस पर प्रतिक्रिया देता था। इस बार शुरू से ही उल्टा हुआ, विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया, मोदी जी को प्रतिक्रिया देने वाले पाले में खड़ा कर दिया। हम संविधान नहीं छेड़ेंगे, बस इसी में चुनाव बीत। और जो लोग ह्यूमन साइकोलॉजी के विद्यार्थी हैं वो इस बात को तस्दीक करेंगे कि मान लीजिए कि आपका कोई कर्मचारी है आपके सिस्टम में, और मैं आया, मैंने संजय भाई ये धोखा दे सकता है। बोले भाई साहब कैसे? अब कैसे मत पूछो, बस आपको बता दिया, हाँ वक्त आएगा तो पता लग जाएगा। वो लाख कस्में उठाए, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं अवचेतन में आ जाएगा कि यार इस पर निगाह रखो, आ जाएगा ना। ये आरक्षण खत्म कर देंगे, इतना बोल के आदमी की साइकिल में पेडल माला चला गया। अब लाख कस्में उठा, बोले गुरु ठीक कह रहा था। मैंने कहा ये कर्मचारी अगर सोमवार को लाल कमीज पहन के आया तो समझ जाइएगा धोखा देगा। अब मैंने संयोग से वो लाल पहना है तो आप तो कहेंगे देखो अध्यक्ष जी की बात सही है। बोले भाई सर 400 क्यों मांग रहे हैं? 272 में पूरा मजा है सरकार का, 400 मांगी इसलिए ना, और पाकिस्तान में थोड़ी ना आक्रमण कर रहे हैं इनको। अच्छा जी, हम दिल्ली से भी लौटे हैं, बता रहे हैं आप। क्या हो गया कांड है? सांगा नेर में आदमी बैठा है, पगड़ी बांधे, चूरमा खा रहा है, वो कहेगा हाँ भैया बात तो ठीक। क्या अब आप उस नैरेटिव को काट नहीं पाए, ये भाजपा की कमी। नैरेटिव की लड़ाई में मैं कहूंगा 1914 में मोदी जी इनिशिएटर थे, 24 में वो डिफेंसिव थे। बस यही अंतर है, इसी से परिणाम बदल गया। सामान्यतः हम लोग चुनाव की मैकेनिज्म के एक विद्यार्थी के नाते ये बात कहते हैं अपने जूनियर्स को भी कि भाई जो नैरेटिव सेट कर रहा है उसको अपर एज मानकर चलिए, उसके पास एज है, चुनाव में थोड़ा बढ़त है उसके पास, मान के चलिए थंब रूल। जो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है वो इसका मतलब अभी उससे थोड़ा, जनता जिसके कथन पर इको दे अपने बीच से, टॉक ऑफ द टाउन जो हो जाए। पूरे देश में हमने इस चुनाव में घूम कर देखा, एक ही बार बोलो भाई साहब सब छोड़ो, बोले रिजर्वेशन बदल देंगे। उठेला से लेके और तमाम योजनाएं सब भस्मीभूत हो गई। लोगों ने कहा वो गैसेस तो सब ठीक, लेकिन नहीं बताओ आप तो हमको, आप हवा को टीवी देखते ही इतने, क्या वास्तव बदल देंगे? भाई मुझे नहीं पता यार, मेरी जान छोड़, मैं तो कह के चल दिया। ये पार्टी के आदमी को तो उसको कन्विंस करना चाहिए कि नहीं बदलेंगे। आप गंगा जल उठाते, आप नमक खा कसम जो चाहते करते, लेकिन करते तो। इस नैरेटिव ने भारतीय जनता पार्टी के माथे से सौभाग्य का तिलक हटा दिया। ये जो आपने बात कही कि नव्यता नहीं थी, नव्यता भाई किसी भी, आप बता दीजिए जो आपने 19 में कहा शौचालय, उज्ज्वला और नल से जल, क्या है जल से नल, जो आदि आदि इस टाइप के जिद। और अब तो मैं कहूँ कि सरकारी अधिकारियों के बताने और बोलने वाले विषय नेताओं को नहीं रुचते। ये सब अधिकारियों का विषय है, इतने फिट तार बिछ गया, इतने वो अति पिछड़ों के घर बन गए, इतना स्मूथ शौचालय बन गया। अरे आप थोड़ी देर पहले नेता को तो हम जब अलग से बात कर रहे थे तो आपने नई बहू का उदाहरण दिया था। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक आप याद दिलाया भाई। एक बार मुंह दिखाई हुई, बहुत सुंदर है, पूरा गांव रीझ गया, उसकी झोली में चावल डाले, कुछ दक्षिणा डाली, कुछ स्वर्ण आभूषण डाले, लोक जीवन में हमारे यहाँ होता है, हो गया। फिर संतान हुई पहली, तो भी लोग आए, उसको शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया कि भाई वंश वृद्धि हो रही। अब बहू हो गई सास, तो अब तो मुंह दिखाई नहीं हो सकती सास की। सोचिए, सास की मुंह दिखाई संभव नहीं, नव्यता चाहिए, फिर बहू होनी चाहिए। सास को जितना समर्थन देना था दे दिया, जितना आशीर्वाद देना था, जब वो बहू थी, सास भी कभी बहू थी, तो जब बहू थी तो पूरा आशीर्वाद दिया जनता ने। मेरी समझ ये कहती है कि जो भी लोग इलेक्शन प्लान कर, जिन लोगों ने भाजपा की इलेक्शन स्ट्रेटेजी को प्लान किया है,
उन लोगों में ये मैं कमी देख रहा कि उन्होंने मोदी जी को कुछ नया कंटेंट नहीं। मुझे याद है कि 14 के इलेक्शन में मैं बांदा में घूम रहा था, तो कस्बे में गया, वहाँ गांव के लोगों से बात की, तो तब तक मोदी को लोगों ने फिजिकली देखा नहीं था हर जगह। तो उन्होंने कहा भैया आप तो मोदी आए, मोदी आइए तबाही कचू हुई है। मैंने क्यों, आप मिले? बोले नहीं। कहाँ? बोले टीवी में देखा। आपको कैसे? अरे बोले हमें सब पता, गुजरात धुआं कर दिया मोदी। आपसे पहले आपकी कीर्ति आती है शहर, कीर्ति या आप कीर्ति, वो व्यक्ति से पहले आती है, व्यक्ति की छाया व्यक्ति से पहले आती है, दोनों की अब गुण। इस बार जनता के पास ये नैरेटिव नहीं था कि मोदी आएंगे तो क्या नया करेंगे, और उनका नैरेटिव उसके कान में गूंज रहा था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो उसको लगा यार बाकी सब ठीक है, मोदी जी को तो 2 बार दिए, आरक्षण तो बचाओ। ये बात नहीं समझ सकता सामान्य व्यक्ति जो आरक्षण से लाभान्वित है कि आरक्षण को कोई नहीं छेड़ सकता। उसको लगता भाई साहब वो तो कुछ भी सकता। अच्छा, जब आपने अपने 400 क्यों मांग रहे हैं? नहीं, जब आपने अपने नेता की ब्रांडिंग इस आधार पर की है कि कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, तो लोगों ने कहा हाँ भैया ये तो कर भी सकते हैं। वो 370 हट नहीं सकती, हटा दी, मंदिर बना दिया, तो बोले इसका मतलब कर तो सकते हैं, इनके पास जिगरा तो है। कई बार आपकी ज्यादा सामर्थ्य भी संकट का कारण बन जाती है। यहां बन गई क्या? कमजोर लीडर होता तो लोग कहते अरे नहीं क्या करेंगे, लोग कहेंगे लीडर तो मजबूत है, अगर सोच लिया ऐसा तो कर देगा। वहीं से समस्या है जो मुझे। अब बाकी तो मुंडे मुंडे मतर बनना, जितने दिमाग उतनी व्याख्याएं। ये मुझे ऐसा लगता है कि नया ऑफर नहीं था, और आगे भी नया ऑफर लाना पड़ेगा। हम लोग देखिए मार्केटिंग वालों को सिखाया जाता है कि भाई नई नई स्कीमें जनरेट करो, एक के साथ एक फ्री, एक बार बिक गया, दूसरी बार दूसरी स्कीम लाओ यार, पैंट के साथ मोजा भी फ्री, अच्छा ठीक है, फिर अगली बार तीसरी लाओ। नहीं, नया बता चाहिए ना। बिल्डर्स अपने मकान में हर बार प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ नव्यता लाते हैं। बोले यहाँ स्विमिंग पूल भी बना दिया, यहाँ कबूतर भी पालेंगे, खरगोश भी मिलेंगे, पीछे कोई कह रहा है हमारे यहाँ हिरन भी मिलेंगे। लोगों को ल्योर करने का कुछ तो नया नव्यता चाहिए। भाजपा के 24 के कैंपेन में नव्यता नहीं थी। प्रधानमंत्री वो सब कुछ कह चुके थे 19 में जो 24 में कहा गया, वो सब हो चुका था, देख लिया। गरीबों के आवास बने थे, 19 में मिले हैं लोग, आप उसकी संख्या बढ़ाएंगे ही ना, तो नव्यता तो नहीं है ना। आप सोचिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन संजय दी, और उसके बाद 240। एक आंकड़ा आया तो है, मैं कल ही देख रहा था कि ये जो लाभार्थी वर्ग है, और लाभार्थी वर्ग से जो वोट मिले हैं वो सभी वर्गों में 50% से ज़्यादा मिले हैं, ऐसी बात नहीं। तो और 30% से ऊपर जो है वो विपक्ष को मिले। और ये लोगों का मानना है कि साहब कि ये जो विपक्ष में गए ये माइनॉरिटीज़ वाले हैं। आपने आरंभ में तो कुछ नहीं कहा, बाद में जब लगा कि ये आरक्षण वाला चल रहा है तो आपने काउंटर उसको माइनॉरिटी से करने का प्रयास किया। उसको आरंभ में से चलते तब तो लोग मान भी लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई थीसिस नहीं है, मेरी समझ कहती है, देश घूम घूम के जो समझा कि जो लाभार्थी वर्ग है भारत का, उसमें हिंदू मुस्लिम चैप्टर को हटा भी नहीं, उसमें बड़ा वर्ग पिछले और दलितों का है लाभार्थियों, तो बड़ा इन कंपेरिजन टू अपर कास्ट। उस वर्ग ने कहा नहीं अनाज दे रहे हैं, अच्छा है, कपड़ा दिया अच्छा, शौचालय दिया अच्छा, सब अच्छा, लेकिन आरक्षण पर हमको संशय नहीं चाहिए, हमको पत्थर पर लिखा हुआ चाहिए आरक्षण। संविधान खतरे से भारत की सेहत पर कोई बहुत फर्क, जनता जानती नहीं संविधान में क्या लिखा है, नेता तो जानते नहीं, जनता क्या बता देगी? अभी पूछ ले कितने अनुच्छेद नहीं बता पाएंगे।
वो विषय नहीं, लाल किताब लहराने वाले भी नहीं बता पाएंगे, जो लाल किताब लहराने वालों पे जो आका है वो भी नहीं बता कोई पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। लेकिन भारत में संविधान का मतलब एक, दलित और पिछड़ों के लिए आरक्षण। बाबा साहब का नाम का मतलब एक, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन से, जैसे मैंने शुरू में कहा, आप उस ऐसा नैरेटिव जब भी बनेगा जिसके लिए भी कि रिजर्वेशन में हिला हवाली करेंगे, वो पार्टी, वो व्यक्ति संकट में फंसी जाएगा। इसको अदर वे अराउंड देखिए, ये मोदी जी थे, संजय जी नई बात कर रहा हूँ, ये मोदी जी थे जो आरक्षण पर बवंडर उठने के बाद भी 240 ले आए। कोई और होता 140 नहीं आती। इन लिख लीजिए, आरक्षण के विषय के बाद ऐसे भी समीक्षा होनी चाहिए। ये मोदी है, ये उन्हीं का मैजिक है कि आरक्षण के बवंडर के बाद, वरना बिहार में आरक्षण उठा था तो भाजपा साफ हो गई। वहां ये नहीं कहता आरक्षण खत्म कर देंगे, वहां तो कहता बागबंदी की समीक्षा हो सकती है, करेंगे, ये भी नहीं कहता। इतने में साफ हो गए थे, आरक्षण हटा देंगे ये। इसके बाद वो, इस नैरेटिव के बाद भी मोदी अंगद की तरह पांव जमाए रहे, 240 तो ले आए। और कोई भाजपा का नेता होता तो 140 में खेल रहा होता। एक ये भी नैरेटिव है, मुझे लगता है। तो आइए आज की चर्चा का अब यहीं पर समापन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद संजय। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।